स्क्रीन दिख रहा है मेरा? सब लोग स्क्रीन दिख रहा है ना? हाँ सर। हाँ ठीक है। ठीक है, तो आज का क्लास जो है, आज का क्लास है मेटामॉर्फिक फेसिस। मेटामॉर्फिक मेटामॉर्फिक फेसिस। तो ये मेटामॉर्फिक फेसिस जो है, ये बीएससी लेवल में, मतलब जैम तक के लिए ये थोड़ा हम लोग रट्टा मारने का सब्जेक्ट है, ठीक है ना? थोड़ा समझने का है, और बाकी फिर हम लोगों का रट्टा मारने का है। तो थोड़ा आज वो मतलब पेशेंस रखना सब लोग, ठीक है ना? पेशेंस रखना सब लोग, क्योंकि यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल समझने का पार्ट थोड़ा बहुत कम है। यहाँ पे फिर तो हम पर यहाँ से क्वेश्चन आता है, जैम में यहाँ से क्वेश्चन आता है। मैं यहाँ जैम का भी क्वेश्चन थोड़ा बहुत दिखा दूंगा ये क्लास खत्म होने के बाद, और 1.5 घंटा में आज क्लास खत्म हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो फेसिस क्या है, ठीक है ना? तो सबसे पहले हम लोगों को जानना है कि फेसिस क्या है। फेसिस है, मतलब फेसिस हो। हाँ, तो फेसिस क्या है? कोई बोल सकता है फेसिस क्या है? हाँ सर। हम्म, सर faces number of minerals present in the rock, sorry, color index, मतलब नंबर ऑफ मिनरल्स। सर इसी तरह का कुछ एक कॉन्सेप्ट होता है ना, नंबर ऑफ मिनरल्स। हाँ, सोच के बोलो, फेसिस। टाइम लेके बोलो। हाँ सर। कोई बात नहीं। फेसिस का मतलब है, फेसिस का मतलब है, फेसिस बेसिकली रिप्रेजेंट्स एन assemblage of minerals which are rocks which are stable in a particular pt condition। मतलब एक मिनरल है, सपोज एक मिनरल है जो है कि क्वार्ट्स, सपोज ले लिया क्वार्ट्स, सपोज ले लिया क्वार्ट्स, ये हो गया। और एक मिनरल, और एक मिनरल ले लिया तुम्हारा फेल्सपर, और एक मिनरल तुम्हारा ले लिया फेल्सपर। तो सपोज एक पर्टिकुलर पीटी कंडीशन, सपोज प्रेशर हो गया तुम्हारा 1 किलो बार, और टेम्परेचर हो गया तुम्हारा 100 डिग्री सेल्सियस। तो अगर अगर ये क्वार्ट्ज और फेल्सपार ये पीटी कंडीशन में स्टेबल होता है, तो इसको हम एक फेसिस बोल सकते हैं, ठीक है ना? और एक चीज भी, मतलब क्या है, तो एक पीटी कंडीशन में, एक प्रेशर टेम्परेचर कंडीशन में, एक प्रेशर टेम्परेचर कंडीशन में अगर अ ग्रुप ऑफ मिनरल, सब लोग नोट करना, मैं जो बोल रहा हूं ना सब लोग नोट करना। अगर एक ग्रुप ऑफ मिनरल वो स्टेबल होता है एक पर्टिकुलर पीटी कंडीशन में, स्टेबल होता है मतलब क्या है, वो इक्विलिब्रियम रीच कर गया है। इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम रीच कर गया है, इक्विलिब्रियम रीच कर गया है, तभी तो स्टेबल होगा ना। इक्विलिब्रियम रीच कर गया है, इक्विलिब्रियम रीच कर गया है, तो उसको हम लोग एक फेसिस बोलते हैं। बस उसको ही क्या फेसिस बोलते हैं, तो वो हम बाद में देखेंगे। तो फेसिस क्या रिप्रेजेंट करता है, तो फेसिस क्या रिप्रेजेंट करता है, सपोज तुमको बोल दे कि एक फेसिस है, एक फेसिस है सपोज ग्रेनुलाइट फेसिस, ग्रेनुलाइट फेसिस। तो ग्रेनुलाइट फेसिस एक पर्टिकुलर प्रेशर डिनोट करेगा, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर रिप्रेजेंट करेगा, और एक पर्टिकुलर सेट्स ऑफ मिनरल वो रिप्रेजेंट करेगा। समझ में आया कि नहीं आया रवि, समझ में आया? हाँ दादा, समझ में आ रहा है। অর্পণ, অর্পণ কথা বলছিস না কেন? ठीक है, तो चलो, तो ये है हम लोगों का फेसिस। अभी मैंने कल सिस्टम पढ़ाया था, सिस्टम पढ़ाया था रवि, कितना कितना सिस्टम होता है? दादा दो सिस्टम।
क्या क्या? सिस्टम ना, हाँ, यूनिक कंपोनेंट, बाय कंपोनेंट। नहीं, सिस्टम कितना होता है? कल बोला था ना कि ओपन आइसोलेटेड सिस्टम, क्लोज सिस्टम एंड ओपन ओपन सिस्टम। सिस्टम। हाँ, ओपन सिस्टम। अभी आइसोलेटेड सिस्टम में ना मास का ट्रांसफर होता है, ना एनर्जी का ट्रांसफर होता है। जो नया है उसके लिए बोल रहा हूं मैं ये। मतलब सपोज आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है, एक सिस्टम है। सपोज ये तुम्हारा एक सिस्टम है, ये तुम्हारा एक सिस्टम है, और सिस्टम है क्या? सिस्टम एक यूनिवर्स का पार्ट है। ये यूनिवर्स का एक पार्ट है, जो एक इमेजिनरी बाउंड्री से बाकी यूनिवर्स से अलग है। तो ये तुम्हारा इमेजिनरी बाउंड्री। और सिस्टम को छोड़ के ये दुनिया का बाकी यूनिवर्स का बाकी जो चीज है, इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं रवि? भूल गया क्या? नहीं नहीं दादा, याद है। क्या बोलता है? कि, किसको किसको दादा? सिस्टम को छोड़ के बाकी यूनिवर्स का जो हाँ, पार्ट है उसको क्या बोलता है? बाउंड्री दादा। नहीं, बाउंड्री तो सिस्टम के अंदर ही आ जाए। बाकी को हाँ सराउंडिंग्स बोलते हैं ना। हाँ, सराउंडिंग, हाँ। बाकी को बोलते हैं सराउंडिंग्स। बाकी को बोलते हैं सराउंडिंग। सिस्टम को छोड़ के ये यूनिवर्स का बाकी जो पार्ट है, इसको बोलते हैं सराउंडिंग्स। तो आइसोलेटेड सिस्टम क्या है? सपोज तुम्हारे ग्रैंडफादर ने एक 60 ml कॉफी बनाया, 60 ml कॉफी बनाया, और कॉफी का टेम्परेचर था 80 डिग्री सेल्सियस। तो वो कॉफी जो है, तुम जब ओपन करोगे तो वो 60 ml ही रहेगा, और उसका टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। क्लोज सिस्टम क्या है? क्लोज सिस्टम में मास का ट्रांसफर नहीं होता है, पर एनर्जी का ट्रांसफर होता है। मतलब तुम्हारे ग्रैंडफादर ने कॉफी बनाया था, वो तुम अभी ओपन करोगे तो तुमको 60 ml ही मिलेगा, और उसका टेम्परेचर ड्रॉप करके रूम टेम्परेचर का हो जाएगा। टेम्परेचर ड्रॉप करके रूम टेम्परेचर हो जाएगा। और ओपन सिस्टम का क्या है? ओपन सिस्टम में सपोज एक पतीले में तुम पानी बिठाए हो, पानी लेके उसको चूल्हे पे रख दिए हो, ठीक है ना? पानी लेके उसको चूल्हे पे रख दिए हो। अभी कुछ देर बाद ये सपोज एम अमाउंट ऑफ पानी है, उसका मास है एम। तो पानी जब बॉइलिंग पॉइंट पे रीच करेगा तो वो इवापोरेशन होने लगेगा, तो वो इवापोरेशन होकर बाहर जाएगा। तो कुछ देर बाद क्या होगा, ये मास हाफ हो जाएगा, m/2 हो जाएगा। और पानी तुम्हारा पहले था रूम टेम्परेचर में 25 डिग्री सेल्सियस, और बॉइलिंग होने के लिए कितना टेम्परेचर चाहिए? 100 डिग्री सेल्सियस। तो वो बॉइलिंग, तो मतलब क्या है, सिस्टम के अंदर एनर्जी भी चेंज हो रहा है, सिस्टम का एनर्जी भी चेंज हो रहा है, सिस्टम का मास भी चेंज हो रहा है। तो इसको हम बोलते हैं ओपन सिस्टम। मास भी चेंज होता है, एनर्जी भी चेंज होता है। अभी हम लोगों का मेटामॉर्फिज्म जो आता है, मेटामॉर्फिज्म आता है क्लोज सिस्टम के अंदर। मेटामॉर्फिज्म आता है क्लोज सिस्टम के अंदर। मतलब ना, मेटामॉर्फिज्म में मास का कोई चेंज नहीं होगा, जो मास था वो सेम ही रहेगा, पर एनर्जी का चेंज होगा। मतलब ये सराउंडिंग एनर्जी अगर इधर देगा सिस्टम में, या फिर ये सिस्टम सराउंडिंग को एनर्जी देगा। तो सिस्टम और सराउंडिंग में ऐसे एनर्जी का लेन देन होगा। जो लोग भूल गए थे उसको फिर से याद करने के लिए बोला, और जो नए हो उसके समझाने के लिए बोला। अभी तो मेटामॉर्फिक फेसिस क्या बोला मैंने? मेटामॉर्फिक फेसिस है एक असेंबलेजेस ऑफ मिनरल which are stable under a particular PT condition. PT condition मतलब particular pressure temperature condition। तो सपोज एक फेसिस तुमको अगर बोल दे कि सपोज ग्रेनुलाइट फेसिस बोल दे, ग्रेनुलाइट फेसिस बोल दे,
तो ग्रेनुलाइट फेसिस अगर बोल दिया कोई, तो ग्रेनुलाइट फेसिस, सॉरी, ग्रेनुलाइट फेसिस अगर कोई बोल दिया, तो ग्रेनुलाइट फेसिस तुम्हारा एक प्रेशर डिनोट करेगा, एक टेम्परेचर डिनोट करेगा, और एक मिनरल असेंबलेज डिनोट करेगा। किस किस को समझ में नहीं आया? आया दादा। आया ना? ठीक है, चलो। तो एक फेसिस हमेशा एक पर्टिकुलर दादा हाँ बोलो। दादा अरिता से भी पूछ लो ना, उसको समझ में आ रहा है, वो फर्स्ट टाइम में अभी। हाँ बोलो, अरिता, अरिता ना या अरित्रा? अरित्रा। अरित्रा बोलो, अरित्रा तो बोल बात नहीं करती है। यस यस। समझ में आ रहा है? हाँ। अच्छा, तुम्हारा कौन सा कॉलेज है अरित्रा? सेंट जेवियर्स रांची। सेंट जेवियर्स रांची, मेरा एक दोस्त है सेंट जेवियर्स से, एनआईटी में पढ़ता है, अजय नाम है उसका। उसको अभी जॉब लगा है आदित्य बिरला में, पर वो खिलाया नहीं अभी तक। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। तो मेटामॉर्फिक फेसिस हम लोगों का एक पर्टिकुलर प्रेशर डिनोट करेगा, एक टेम्परेचर इंडिकेट करेगा, और एक मिनरल असेंबलेज इंडिकेट करेगा। ठीक है ना? अभी आते हैं बाकी के पार्ट में। तो मेटामॉर्फिक फेसिस क्या होता है समझ में आ गया। अभी अभी हम जाएंगे कि फेसिस कैन बी क्लासिफाइड इनटू 4 ग्रुप्स। एक फेसिस जो है, एक फेसिस 4 ग्रुप में क्लासिफाइड होता है। 4 ग्रुप में क्लासिफाइड होता है। एक का है लो टी बाई पी कंडीशन, लो टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन। एक है, सॉरी, लो टी बाई पी कंडीशन मतलब, सॉरी लो टी बाई पी कंडीशन, टी बाई पी मतलब टी बाई पी। अगर लो टी बाई पी है, टी बाई टेम्परेचर बाई प्रेशर, टेम्परेचर बाई प्रेशर, टेम्परेचर बाई प्रेशर अगर लो है, उसका मतलब क्या है? प्रेशर बहुत ज्यादा है, तभी तो ये टेम्परेचर बाई प्रेशर लो हो जाएगा ना, हाँ कि ना? अगर सपोज यहाँ पे टेम्परेचर है 200 और प्रेशर सपोज है कि 3000 प्रेशर है, तो ये टी बाई पी जो टर्म है, ये टी बाई पी जो टर्म है, ये लो हो जाएगा, हाँ कि ना? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है रवि? नहीं नहीं दादा, नहीं समझ में आया। नहीं समझ में आया ना? हम्म, सपोज टेम्परेचर है न्यूमिनेटर में और प्रेशर है डिनोमिनेटर में, तो अगर हम प्रेशर को बहुत ज्यादा इंक्रीज कर दिए, तो ये ओवरऑल टर्म कम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? मतलब सपोज पहले तुम्हारा था 2/5, ठीक है ना? फिर हम इसको कर दिए क्या, 2/500। तो उसको कौन सा ज्यादा होगा, 2/5 ज्यादा होगा या फिर 2/500 ज्यादा होगा? 2/5। 2/5। 2/5 ज्यादा होगा। तो फिर लो कौन सा होगा? 2/500 लो होगा ना? हाँ दादा। तो लो टी बाई पी कंडीशन मतलब क्या है? प्रेशर बहुत ज्यादा है, प्रेशर इज वेरी हाई एंड टेम्परेचर इज ऑल्सो हाई बट नॉट दैट मच। टेम्परेचर सपोज दो ही, दोनों दोनों में दो ही रहा, पर वेरिएशन किसका हुआ? वेरिएशन हुआ प्रेशर का। समझ में आया लो पी टी बाई पी कंडीशन का मतलब से हम क्या समझते हैं? हाँ दादा। अच्छा, तो लो टी बाई पी में कौन सा ग्रुप बिलोंग करता है? लो टी बाई ग्रुप में बिलोंग करता है ब्लू सिस्ट फेसिस। एंड लिख लो ये एक्लोगाइट फेसिस। अरे यार, एक्लोगाइट फेसिस, ये जी है हाँ। ब्लू सिस्ट फेसिस और एक्लोगाइट फेसिस,
ये फेसिस जनरली किस में बिलोंग करता है? ये फेसिस सबडक्शन सिस्टम में हम लोगों को पाया जाता है। ये फेसिस सबडक्शन समझते हो? हाँ दादा। हाँ, सबडक्शन में हम लोगों को पाया जाता है। ये हम अभी नहीं, अभी बस हम लिखने के लिए, तुम लोग नोट करो इसलिए मैं लिख रहा हूं। फिर हम इसको डिस्क्राइब करेंगे डायग्राम से। इसको डायग्राम से हम लोग डिस्क्राइब करेंगे। तो एक ग्रुप हो गया। अच्छा, कोई एक और आया है। तो देखो, यहां पर देखो, नहीं यहां पर नहीं देखना। हाँ, तो लो टी बाई पी कंडीशन मतलब प्रेशर बहुत ज्यादा हाई है। टी बाई पी प्रेशर बहुत ज्यादा हाई है, और पर तुम्हारा टेम्परेचर भी हाई है, पर उतना हाई नहीं है, प्रेशर के जितना हाई नहीं है। ठीक है ना? अभी तो चार ग्रुप बोला, ये हो गया एक नंबर। दो नंबर क्या है? दो नंबर है मीडियम टी बाई पी कंडीशन। मीडियम टी बाई पी कंडीशन। अब ये डिनोशन, ये डिनोट जो करता है ना टी बाई पी, ये बहुत जगह बहुत तरीके से करता है। कोई कोई बोलता है टी बाई पी से डिनोट करता है टेम्परेचर एंड प्रेशर, और कोई कोई टी बाई पी से डिनोट करता है टेम्परेचर बाई प्रेशर। ठीक है ना? तो वो थोड़ा तकलीफ देगा, पर तब तुमको जब बोलेगा कि कोई ब्लू सिस्ट या फिर एक्लोगाइट है, उसका टेम्परेचर से उसका प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। उसका प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, टेम्परेचर भी उसका ज्यादा ही होता है। टेम्परेचर भी उसका ज्यादा ही होता है। पर टेम्परेचर की अगर कंसीडर में हम लोग प्रेशर को देखें, तो टेम्परेचर के कंसीडर में, टेम्परेचर की कंडीशन में अगर हम प्रेशर को देखें तो प्रेशर बहुत ज्यादा हाई होगा, टेम्परेचर भी हाई ही होगा। पर एज ए कंपैरिजन प्रेशर बहुत ज्यादा हाई होगा, तो डिनोमिनेटर के पार्ट क्या हो रहा है? बड़ा हो जा रहा है। तो डिनोमिनेटर के पार्ट अगर बड़ा हो जा रहा है, तो क्या होगा कि टोटल ये टी बाई पी जो है वो घट जाएगा ना। मैंने जो समझाया अभी। अभी क्या हो गया? मीडियम टीपी कंडीशन, टी बाई पी कंडीशन। मीडियम टी बाई पी कंडीशन में क्या होता है? मीडियम टी बाई पी कंडीशन में आता है ग्रीन सिस्ट, सॉरी, मीडियम टी बाई पी कंडीशन में आता है ग्रीन सिस्ट, ग्रीन ग्रीन सिस्ट, ग्रीन सिस्ट, एम्फिबोलाइट, एंड ग्रेनुलाइट। ये लिख लो सब। मीडियम टीपी कंडीशन मतलब क्या है? उसका टेम्परेचर भी हाई है, प्रेशर भी हाई है। तो जब हम टी बाई पी करेंगे, तो टी बाई पी जब करेंगे तो वो मीडियम रिजल्ट आएगा, हाँ कि ना? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सपोज टेम्परेचर है 200, प्रेशर भी है तुम्हारा 300, ऐसे करके दोनों ही हाई है। पर जब ये करेंगे तो वो मीडियम आएगा, एक मीडियम रिजल्ट देगा, हाँ कि ना? बोलो रवि, समझ में आया कि नहीं आया? हाँ हाँ दादा। और इतना समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर। सर नहीं भैया। तो ये हम लोगों को मिलता है ग्रीन सिस, एम्फिबोलाइट और ग्रेनुलाइट फेसिस में। ठीक है ना? अभी हो गया फेसिस ऑफ लो प्रेशर। तीन नंबर है, तीन नंबर है फेसिस विथ लो प्रेशर। फेसिस विथ लो प्रेशर। फेसिस विथ लो प्रेशर में क्या क्या आ जाता है? एल्बाइट, एपिडोट, हॉर्नफेल्स दादा। एल्बाइट एपिडोट हॉर्नफेल्स, एग्जैक्टली। फिर और हॉर्नब्लेंड हॉर्नफेल्स। हाँ हाँ, पाइरोक्सिन हॉर्नफेल्स भी आएगा, हॉर्नब्लेंड हॉर्नफेल्स। फिर हो गया पाइरोक्सिन हॉर्नफेल्स। मेरा हैंड राइटिंग थोड़ा खराब है, तो किसी को अगर किसी पार्ट में समझ में नहीं आएगा तो वो मुझसे पूछ लेगा।
अभी ये क्या होता है, ये कांटेक्ट मेटामॉर्फिज्म के लिए जनरेट होता है, ये कांटेक्ट मेटामॉर्फिज्म। कांटेक्ट मेटामॉर्फिज्म किसको आता है, कांटेक्ट मेटामॉर्फिज्म आता है किसी को समझ में? हाँ दादा, हाँ बोलो क्या है? दादा, जब लाइमस्टोन है जैसे, और मैग्मा चैम्बर से मैग्मा निकला, हम्म। वो लाइमस्टोन के कांटेक्ट में आया, तो उसके ऊपर जब बहुत ज्यादा प्रेशर लग जाता है, तो वो प्रेशर हाई प्रेशर में, हाई हाई टेम्परेचर जब उसके ऊपर उसको आता है, वो तो उसकी वजह से वो अपने फॉर्म को चेंज कर लेता है मार्बल में, कांटेक्ट में आने की वजह से। कांटेक्ट में मतलब क्या होता है, सपोज तुम्हारा ये एक रॉक है, सपोज तुम्हारा ये एक रॉक है, ठीक है ना, ये एक रॉक है, तो ये रॉक है, ये सपोज एक रॉक है, किसी भी रॉक हो सकता है। अभी यहां से क्या हुआ, यहां से पूरा सराउंडिंग से उसका हम लोग मैग्मा, लावा आने लगा, और ये सरफेशियल कंडीशन में हो रहा है, मतलब ये सरफेस में हो रहा है, या फिर सरफेस का थोड़ा ही नीचे हो रहा है। तो अगर यहाँ पर मैग्मा हो रहा है तो मैग्मा का टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, टेम्परेचर इज वेरी हाई, टेम्परेचर इज वेरी हाई। तो मैग्मा का टेम्परेचर हाई होने के लिए ये रॉक का जो ये साइड वाला जो पार्ट होगा वो बेक्ड हो जाएगा ना, मतलब उसका चेंजेस हो जाएगा ना, वो जल जाएगा ना, हाँ कि ना? हाँ दादा। बाकी अरित्रा? हाँ भैया। हाँ, तो इसको हम बोलते हैं हॉर्नफेल्सिक सर टेक्सचर। एक बार और समझाइए, समझ में नहीं आया। अच्छा समझ रहा हूँ, समझाता हूँ, ठीक है कोई बात नहीं। देखो, एक रॉक है, ठीक है ना, ये एक रॉक है। अभी ये रॉक के जो सराउंडिंग है, ये रॉक यहाँ पर पड़ा हुआ था, एक रॉक था, ये रॉक यहाँ पर पड़ा हुआ था, ऐसे करके पड़ा हुआ था। फिर कहां से क्या हुआ, कहां से तुम इस रॉक के ऊपर बहुत हाई टेम्परेचर वाला मैग्मा डाल दियो। नेचर में ऐसे ही होता है ना, एक रॉक के अंदर से मैग्मा आता है, लावा आता है, रॉक को इंट्रूशन करके ही लावा आता है ना। तो तुम ऐसे करके उसके सराउंडिंग में बहुत सारे मैग्मा या लावा ऐड कर दिए हो। तो इसका ये रॉ कभी टेम्परेचर था, सपोज नॉर्मल टेम्परेचर था, सपोज टेम्परेचर था 50 डिग्री सेल्सियस, पर ये लावा का जो या मैग्मा का जो टेम्परेचर है वो होगा 500 डिग्री सेल्सियस, सपोज हम पकड़ लेते हैं। तो ये 50 डिग्री सेल्सियस वाला रॉक ये 500 डिग्री सेल्सियस वाला मैग्मा के कांटेक्ट में आके उसका चेंज होगा ना, वो ये साइड वाला जो उसका जो कांटेक्ट में जो पार्ट होगा, ये मैग्मा का कांटेक्ट में जो पार्ट होगा वो बेक्ड हो जाएगा ना, वो जल जाएगा ना, ये रॉक का जो मतलब एकदम कांटेक्ट में जिस रॉक का जो कांटेक्ट वाला पार्ट है मैग्मा के साथ या लावा के साथ, वो जल जाएगा ना। तो इसको हम बोलते हैं कांटेक्ट मेटामॉर्फिज्म। अब ये हाई टेम्परेचर की वजह से ये रॉक में कुछ चेंजेस आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, किसको समझ में नहीं आ रहा था? सर समझ में आ गया। समझ में आ गया, ठीक है। तो इसको ही हम बोलते हैं हॉर्नफेल्सिक टेक्सचर। ये कांटेक्ट मेटामॉर्फिज्म के लिए जो टेक्सचर जनरेट होता है वो हम बोलते हैं हॉर्नफेल्सिक टेक्सचर। तो एल्बाइट एपिडोट हॉर्नफेल्स, हॉर्नब्लेंड हॉर्नफेल्स, पाइरोक्सिन हॉर्नफेल्स, ये है क्या, तो ये हो रहा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यहाँ पर प्रेशर बहुत ज्यादा लो है, प्रेशर बहुत लो है, पर टेम्परेचर हाई है, क्योंकि टेम्परेचर हाई है डायरेक्ट लावा के कांटेक्ट में आ रहा है। तो ये हो गया फेसिस विथ लो प्रेशर, पर टेम्परेचर इज हाई, टेम्परेचर इज हाई। समझ में आया? अभी देखो, और एक होता है, और एक क्या होता है, फेसिस ऑफ लो ग्रेड, फेसिस ऑफ लो ग्रेड। जब मेटामॉर्फिज्म में कोई भी तुमको ये ग्रेड टर्म यूज करेगा ना, ये ग्रेड टर्म जब भी कोई यूज करेगा तब इसको हम लोग दादा, क्या, ग्रेट टेम्परेचर, टेम्परेचर दादा। टेम्परेचर पकड़ लेंगे, एग्जैक्टली exactly. तो इसको हम टेम्परेचर पकड़ लेंगे। तो फेसिस विद लो ग्रेड मतलब जो फेसिस लो टेम्परेचर में बनता है, क्या क्या है, एक है वेरी लो ग्रेड, हाँ एक सेकेंड मुझे, हाँ एक है क्या क्या है, एक है जियोलाइट फेसिस,
जियोलाइट फेसिस, और एक है प्रेनाइट, सॉरी प्रेनाइट पुम्पेलाइट और पंपेलाइट फेसिस। ये स्पेलिंग थोड़ा चेक कर लेना, मेरा स्पेलिंग का थोड़ा प्रॉब्लम है, ठीक है ना। तो 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 ये हो गया फेसिस ऑफ लो ग्रेड। तो चार हिस्सों में हम लोग डिवाइड कर दिए। एक हिस्सा क्या था, एक हिस्सा क्या था, फेसिस विथ लो टी बाई पी कंडीशन, मतलब प्रेशर ज्यादा है बहुत, टेम्परेचर भी ज्यादा है पर प्रेशर के तुलना में बहुत कम है, प्रेशर की तुलना में कम है। तो डिनोमिनेटर क्या है, डिनोमिनेटर क्या है, डिनोमिनेटर बहुत बड़ा है पर न्यूमरेटर थोड़ा छोटा है। तो इसके लिए ये लो हो गया ना, ये टोटल नंबर जो है वो लो हो गया। तो इसको हम बोलते हैं लो टी बाई पी कंडीशन। पर यहाँ पे अभी एक प्रॉब्लम आ जाता है। क्या प्रॉब्लम आ जाता है, प्रॉब्लम ये होता है टी बाई पी ऐसे लिखने में कोई कोई इसको टी डिवाइडेड बाई पी समझता है, और कोई कोई समझता क्या है, टी एंड पी, टेम्परेचर एंड प्रेशर, टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो जब टेम्परेचर एंड प्रेशर करके समझेगा ना, तब ये टेम्परेचर एंड प्रेशर हाई होगा। टेम्परेचर एंड प्रेशर बहुत हाई पकड़ के ही चलेंगे ये सब ब्लू सिस्ट और एक्लोगाइट को, पर प्रेशर थोड़ा उससे ज्यादा, टेम्परेचर से ज्यादा होगा। पर जब हम टी बाई पी करके लिखेंगे तब इसको हम लो बोलेंगे, क्योंकि प्रेशर बहुत ज्यादा है, टेम्परेचर उसके तुलना में कम है। समझ में आया, इसमें कंफ्यूजन होगा कि नहीं होगा, कंफ्यूजन होगा रवि। बोलो एक बार बोल रहे हाँ एक बार बोलो। नहीं बोला। देखो किसी किसी जगह में, एक सेकंड कोई और आया है। हाँ बोल। এমনি আমি ক্লাস করতে এসেছি। अच्छा जीजू जैमेर पट्टा एक बार बोले देखा ना, एक सेकंड 2 मिनट हम लोग ब्रेक ले रहे हैं, एक चीज सुन लो सब। जो जो अभी जैम के एस्पिरेंट्स हो, हमारे पास सिर्फ 1 महीना के आसपास बचा हुआ है। तो हम लोगों ने एक चीज प्लान किया है कि लास्ट मोमेंट के लिए जो भी तुम लोगों को रिक्वायरमेंट होगा वो सब हम लोग एक क्रैश कोर्स के थ्रू करवाएंगे। फॉर एग्जांपल जो भी इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज हुए, जो भी इम्पोर्टेंट स्ट्रेटिग्राफिक सीक्वेंसेस हुए, फॉसिल्स के नाम हुए जैसे इंडेक्स फॉसिल्स हो गए, तो वो सारी चीजें हम लोग एक क्रैश कोर्स के थ्रू आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे। प्लस मॉड्यूल वाइज एंड फुल लेंथ एग्जामिनेशंस भी होंगे, जिससे आप लोग कहाँ कहाँ पे एरर्स कर रहे हो, कहाँ कहाँ पे सिली मिस्टेक्स हो रहा है आप लोगों का, वो सभी हम लोग पिन पॉइंट करके आप लोगों को इंडिविजुअली हम लोग इन्फॉर्म करेंगे, ताकि वो सारी चीजें आपके दिमाग में जैम एग्जामिनेशन देने से पहले, जाने से पहले वो आपके दिमाग में रहे, ताकि वहां पे उन चीजों का आप लोग ध्यान रख सको और अच्छे से एग्जाम दे सको। क्योंकि मैक्सिमम जो भी रैंक्स जो आते हैं, जैसे फर्स्ट रैंक हो गया या फिर रैंक 1 से लेके 50 तक जो लोग होते हैं, वो लोग मेनली सिली मिस्टेक्स उतना करते नहीं है, और एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस उतना भी हाई फाई कुछ आता नहीं है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग ये क्रैश कोर्स अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो आप लोग प्लीज इन्फॉर्म करना हम लोगों को, ताकि हम लोग आप लोगों को इंक्लूड कर सकें। ठीक है, थैंक यू। ठीक है चलो, तो क्लास में ध्यान देते हैं। मैंने अभी ये बोल रहा था कि लो, और कौन आशीष, और 2 कौन, মিনিটের ব্রেক নিয়েছে কিন্তু ওরা দুজন বেরিয়ে গেছে। अच्छा 2 मिनट का ब्रेक है, ठीक है चलो कोई ना। আরে একটা সমস্যার জিনিস আছে কি জানিস, হ্যালো, যিশুকে বলছি আমি, যিশু, ও হ্যালো, हाँ दादा। হ্যাঁ হ্যাঁ যিশু, হুম। একটা সমস্যার জিনিস আছে জানিস তো। হুম। সমস্যার জিনিসটা হচ্ছে কি যে অনেক জায়গায় টি বাই পি কন্ডিশনটাকে না টি হুম। ডিভাইডেড বাই পি বলছে, ঠিক আছে।
আবার অনেক জায়গায় টি বাই পিটাকে টেম্পারেচার P by T। চলছে, আচ্ছা, ঠিক আছে? তো এবার এই জিনিসটা তো বিশাল কনফিউজিং একটা জিনিস, আমারও কনফিউশন হতো, এটাকে কিভাবে বোঝাবো? কোথায় আছে বল? দেখ তুই উইন্টারটা যখন খুলবি, সাপোज मैं विंटर खोल के दिखाता हूँ, হুম सब लोगों के पास विंटर बुक है ना? हाँ दादा। हाँ, तो मेटामॉर्फिक फेसिस विंटर से पढ़ना, सब मैं भी विंटर से, मैं और एक बुक भी है स्पीयर करके, वहां से भी पढ़ा हूँ, पर स्पीयर का जरूरत नहीं है अभी। जा पढ़ा, কোথাও একটা ছিল এখানে। সার্চ মার না, গ্রাফটাতেই তো আছে। এই দেখ, হাই পি বাই টি সিরিজ, ঠিক আছে? হুম হুম হাই পি বাই টি সিরিজে এখানে এটাকে ব্লু সিস্ট টেকলোকাইড ধরছে, ঠিক আছে? হুম হাই প্রেসার। হাই প্রেসার, লো টেম্পারেচার, হুম আর কিছু কিছু জায়গায় টি বাই পি করে দিচ্ছে, বুঝতে পারলি? কোথায়? আমি যেখান থেকে পড়েছিলাম, আমি স্পিয়ার থেকে। না ওটা ভুল, পি বাই টি হবে, তুই দেখিস, ক্রস চেক করিস। কিন্তু টি বাই পি হবে? পি বাই টি হবে রে, হাই পি বাই টি, এটা ঠিক আছে। আমি শালা পড়িয়ে লজিকলি ভাব না। ঠিক আছে, চলো করবে। স্পিয়ার আছে তোর কাছে? হ্যাঁ, আমার তো ক্লিয়ার আছে, না না, স্পিয়ার স্পিয়ার। এই তো স্পিয়ার। কোথায় আছে দেখা। কোথায় আছে সেটা আমার এখন বহুত খুঁজতে হয় ভাই। তুই ব্লু সিস্ট খোঁজ না, ব্লু সিস্ট খোঁজ, সার্চ মানে ব্লু সিস্ট। হাই পি দেখ। লো টি, ঠিক আছে? কোথায় জানি একটা আমি দেখেছিলাম, সেই জন্য আমি লিখেছিলাম খাতায়, সেটা পড়াচ্ছি আমি এখন, যাই হোক। ठीक ओके। है, चलो हमारे उनको क्लियर कर लो। अच्छा चलो स्टार्ट करते हैं क्लास, सब आ गए ना? चलो, तो ये डिवीजन भी होता है। अभी प्रेशर के बेसिस पे भी डिवीजन होता है, ठीक है ना? प्रेशर के बेसिस में कैसे डिवाइड होता है? तो हम लोगों का आता है फेसिस सीरीज, फेसिस सीरीज जो हम लोगों ने दिया है मायाशीरो ने, मायाशीरो ने। तो मायाशीरो क्या बोला है कि मेटामॉर्फिक फेसिस सीरीज 6 हिस्सों में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। एक क्या है? कॉन्टैक्ट फेसिस सीरीज, कॉन्टैक्ट फेसिस सीरीज। तो हमको कौन बोलेगा, अगर मैं अभी कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म क्या होता है वो समझाया, तो कॉन्टैक्ट फेसिस सीरीज में प्रेशर कैसा होगा और टेम्परेचर कैसा होगा, और कौन অর্পণ hello? প্রেসারটা কম থাকে, টেম্পারেচারটা বেশি কন্ট্যাক্ট মেটামরফিজম। একদমই তাই, কন্ট্যাক্ট মেটামরফিজম में प्रेशर इज वेरी लो, प्रेशर इज वेरी लो, टेम्परेचर मॉडरेट टू हाई और हाई समटाइम्स, ठीक है? फिर आ गया तुम लोगों का बुचन और अबुकामा, बुचन, बुचन और अबुकामा फेसिस सीरीज। इसमें हम लोगों का आता है लो प्रेशर, लो प्रेशर, प्रेशर होता है इसमें लो, इसमें प्रेशर क्या होता है? लो होता है। मतलब हम लोगों का कौन सा फेसिस आएगा? अगर लो प्रेशर हम लोग डिनोट कर रहे हैं, लो प्रेशर हम लोगों का डिनोट कर रहा है, तो हम लोगों का आएगा तुम्हारा कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म वाला भी आ सकता है कि नहीं आ सकता है, बोलो? उसमें प्रेशर लो रहता है कि नहीं रहता है? हाँ दादा। आ सकता है। फिर तुम लोगों का हॉर्नबिल्ड मतलब कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म वाला ही आ सकता है,
तो ये ज्यादातर कॉन्टेक्ट मेटामॉर्फिज्म वाला ही दिखाता है और साथ में कभी कभी जियोलाइट भी दिखा जाता है। फिर आ गया तुम लोगों का 3 नंबर की बैरोवियन। दादा दादा ये बुचन और अबू गमा कौन है? नाम से दादा। अच्छा। कौन है मैं पर्सनली नहीं पहचानता, पर वो साइंटिस्ट तो वो फेसिस सीरीज निकाला, उसका फेसिस सीरीज जो है वो लो प्रेशर डिनोट करता है, वो लो प्रेशर डिनोट करता है। फिर आता है ये अभी देखो ये सब चीज ना रट्टा मारने का चीज है। क्यों रट्टा मारने का चीज है? यहाँ पे समझने का थोड़ा बहुत भी चीज है पर कम है, समझने के बाद में आएगा। पर ये सबसे जैम में क्वेश्चन आता है कि जैम में या फिर मैं किसी जगह एक देखा था, गेट में किसी जगह में देखा था कि बुचन अबुगामा फेसिस सीरीज कौन सा मतलब डिनोट करता है, लो प्रेशर, हाई प्रेशर, मॉडरेट प्रेशर या फिर हाई टेम्परेचर, ऐसे करके तुमको ये थोड़ा बहुत जान लेना है। फिर आता है तुम्हारा बैरोवियन, बैरोवियन फेसिस सीरीज। बैरोवियन फेसिस सीरीज में क्या होता है? দেখো এই ফেসিস সিরিজটা কেন পড়ছি আমরা? ফেসিস সিরিজটা গুড কোশ্চেন। ফেসিস সিরিজটা কেন পড়ছি আমরা? फेसिस सीरीजটা কেন, इसका क्वेश्चन है कि फेसिस सीरीज क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग? फेसिस सीरीज इसीलिए पढ़ रहे हैं कि फेसिस सीरीज हम लोग, क्या बोला था मैंने, फेसिस क्या होता है? और कौन बोल फेसिस, तेरे को अगर बोल दिया कि एक फेसिस है, तो एक फेसिस से हम लोग क्या जान सकते हैं? एक फेसिस से हम लोग क्या जान सकते हैं बोल? एक फेसिस से हम लोग क्या क्या जान सकते हैं? और कौन? অ্যাকচুয়ালি ওই সময়টা আমার ছিলাম না আর কি, মানে নেটওয়ার্কটা প্রবলেম ছিল, শুনতাম না। ओके, तो एक फेसिस का मतलब है, एक फेसिस यही डिनोट करता है कि एक फेसिस एक प्रेशर कंडीशन डिनोट करता है, एक टेम्परेचर कंडीशन डिनोट करता है और एक मिनरल असेंबलेज डिनोट करता है। तो फेसिस पढ़ के हम लोग ये जान सकते हैं कि सपोज एक पर्टिकुलर रॉक था या फिर एक ग्रुप्स ऑफ रॉक था, सपोज रॉक ए, रॉक बी, रॉक सी, ऐसे करके 3 रॉक था। तो फेसिस सीरीज हम ये पहचान सकते हैं कि रॉक ए जब फॉर्म हुआ था मेटामॉर्फिज्म की वजह से, उसमें प्रेशर कंडीशन कैसा था? रॉक बी जब फॉर्म हुआ था तो उसे प्रेशर टेम्परेचर कंडीशन कैसा था? रॉक सी जब फॉर्म हुआ था तो उसे प्रेशर कंडीशन टेम्परेचर कंडीशन क्या था? तो उससे हम क्या बोल सकते हैं कि प्रेशर विथ रेस्पेक्ट टू टाइम और विथ रेस्पेक्ट टू फॉर्म, मतलब जब हम ए से बी जाते हैं तब प्रेशर इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। इसे करके हम क्या पता चल सकते हैं कि जब पास्ट एनवायरमेंट था, जब ये रॉक्स तीनों फॉर्म हुआ था, तब हम लोगों का एनवायरमेंट में ये रॉक फॉर्म होने की वजह से प्रेशर टेम्परेचर कंडीशन क्या क्या था, कैसे कैसे था। हम लोगों का जानने का, फेसिस पढ़ के हम लोगों का जानने का मकसद यही है। ठीक है ना, समझ में आया कि नहीं? প্রেসার টেম্পারেচার কন্ডিশনটা কেমন ছিল সেটাই। প্রেসার টেম্পারেচার ফিল্ডটা কিরকম ছিল সেটাই एक्चुअली फेसिस वही डिनोट करता है। फेसिस डिनोट करता है कि इक्विलिब्रियम लो। हाँ बोलो। फेसिस डिनोट करता है कि हम लोगों का प्रेशर और टेम्परेचर कंडीशन एक जगह में, जब वो रॉक फॉर्मेशन हुआ था उस जगह में प्रेशर एंड टेम्परेचर कंडीशन कैसा था। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? हेलो, বুঝতে পেরেছি। फिर हो गया बैरोवियन प्रेशर सीरीज, फेसिस सीरीज। बैरोवियन फेसिस सीरीज डिनोट करता है मीडियम पी कंडीशंस, मीडियम पी कंडीशन। फिर हो गया हम लोगों का सानबागुआ फेसिस सीरीज, सानबागुआ, सानबागुआ फेसिस सीरीज। ये क्या डिनोट करता है? ये डिनोट करता है हाई प्रेशर, हाई प्रेशर और मॉडरेट टेम्परेचर, मॉडरेट टेम्परेचर। ठीक है, और एक है लास्ट, वो है फ्रांसिस्कन, फ्रांसिस्कन फेसिस सीरीज। ये क्या डिनोट करता है? ये डिनोट करता है हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर,
लो टेम्परेचर। ठीक है, ये सब लिख लिया सब लोगों ने? लिख रहा हूँ दादा, लास्ट बचा है। हाँ लिख लो सब। दादा लास्ट में क्या लिखा है आपने? फ्रांसिस्कन, FRANCISCAN, मैं ठीक से लिख देता हूँ, FRANCISCAN। हो गया सबका लिखना? सर फेसिस सीरीज के साइड में क्या लिखे हैं सबसे ऊपर? कॉन्टैक्ट फेसिस सीरीज, CONCACT, कॉन्टैक्ट फेसिस सीरीज। वहां पे क्या होता है? प्रेशर लो। हाँ बोलो। सबसे ऊपर फेसिस सीरीज के ऊपर। मायाशीरो, ये साइंटिस्ट का नाम है, ये एक साइंटिस्ट का नाम है जो फेसिस सीरीज दिया था। तो मायाशीरो फेसिस सीरीज अगर तुमको कोई बोलेगा तो तुम ये बोल दोगे, तुम ये बोल सकते हो। और इसके अभी डायग्राम भी हम देखेंगे, ये लिखो। दादा फिर बुचन, बेरोवियन, ये भी तो साइंटिस्ट ही है ना? ये भी साइंटिस्ट ही है। ठीक ये है। सब मिलके दिया था कि अलग अलग अपना दिया था? ये है एक्चुअली बुचन पहले दिया, फ्रांसिस्कन दिया, सानोवादिन दिया, फिर मायाशीरो ने क्या किया, सबको मिलके एक साथ करके एक खिचड़ी दे दिया हम लोगों को। समझ में आ रहा है? मतलब ओके सर। बैरोवियन एक अलग जगह में काम किया था। बैरोवियन स्कॉटलैंड में काम किया था, स्कॉटलैंड में काम करके उसको मीडियम प्रेशर कंडीशन मिला करके, वो उस जगह का फेसिस हम देखेंगे, बैरोवियन हम पढ़ेंगे अभी। और फिर सानवागवा ने का काम किया था, सानवागा ने काम किया था न्यूजीलैंड में, तो वो वहां का देखा कि हाई प्रेशर मॉडरेट टेम्परेचर है। फिर मायाशीरो ने क्या किया, मायाशीरो ने सबको मिला के एक साथ करके एक जिस्ट दे दिया। फिर हम देखेंगे, क्या तुम लोग लिख लो पहले, ये लिखने के बाद हम लोग देखेंगे डायग्राम। लिख लिए दादा? लिख लिए ना सब लोग? लिख लिए? यस सर। ठीक है, अभी हम डायग्राम में आते हैं। ये देखो, ये है मायाशीरो का डायग्राम। मायाशीरो का डायग्राम क्या बोल रहा है कि हाई P/T सीरीज, हम लोगों ने वहां पे क्या पीक पढ़ा था, हाई T/P। हम लोगों ने इसके साथ मिक्स मत करना, हाई T/P पढ़ा था हम लोगों ने। और ये क्या है, ये उल्टा कर दिया, ये कर दिया हाई P/T। ठीक है, तो अगर सपोज, तो हाई T/P में, हाई T बाई, अगर सपोज ये लो होगा, T/P अगर लो होगा तो P/T हाई होगा कि नहीं होगा? मैं ठीक से समझा नहीं पा रहा हूं, एक सेकेंड रुक जाओ। सपोज टेम्परेचर है 200 डिग्री सेल्सियस, प्रेशर है 1000 थोड़ा ज्यादा हो रहा है, प्रेशर है सपोज 500। ठीक है ना? तो अगर हम T/P इस फॉर्मेट पे लिखे तो 200/500 आ रहा है, तो इसका वैल्यू क्या आ रहा है, लो आ रहा है, मतलब एक से कम आ रहा है, हाँ कि ना? हाँ दादा। सबको समझ में आ रहा है? सब बोलो। हाँ पर अगर हम P/T करके लिखे तो अब क्या आ रहा है, 500/200 आ रहा है, ज्यादा आ रहा है। तो एक से ज्यादा आ रहा है। तो मायाशीरो ने क्या किया, मायाशीरो ने एक चीज किया, ये वाला जो क्लासिफिकेशन है ना, ये वाला जो क्लासिफिकेशन मैंने दिया है ना, ये बस बोलने के लिए दिया है, इसको हम लोग फॉलो नहीं करेंगे। ये 4 ग्रुप में फेसिस डिवाइड थे, ये पहला मेटामॉर्फिक स्ट्रक्चर में ये पहले ऐसे करके पढ़ाया जाता था T/P कंडीशन में। मायाशीरो ने जस्ट उल्टा कर दिया, P/T कर दिया। तो ये वाला जब हम कॉपी में लिखेंगे तो हम बोल देंगे कि ये हम लोग नहीं पढ़ेंगे, ये बाजू में लिख लेंगे, पर कॉन्सेप्ट हमको याद होना चाहिए कि कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म कैसे होता है। कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म लो प्रेशर में ही आएगा। तुम लोग का टेम्परेचर और प्रेशर अलग अलग से कोई चेंज नहीं होगा, ये सही है। टेम्परेचर और प्रेशर अलग अलग से चेंज नहीं होगा, चेंज क्या होगा,
ये टी बाई पी का वैल्यू जस्ट उलट जाएगा पी बाई टी में। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ दादा। सबको समझ आ रहा है? सब बोलो, एक एक जन क्यों बोलेगा बस। हाँ। अच्छा, तो हाई पी बाई टी सीरीज में क्या क्या आ रहा है? हाई पी बाई टी सीरीज में आ रहा है हम लोगों का ब्लू सिस्ट फेसिस और एक्लोगाइट फेसिस। ये नोट कर लेना। मतलब क्या है, यहां पर देखो प्रेशर, ये प्रेशर है, ये टेम्परेचर है, नीचे टेम्परेचर है। वाई एक्सिस में हम लोगों का प्रेशर है और एक्स एक्सिस में हम लोगों का टेम्परेचर है। तो नहीं, पहले हम नीचे से आते। तो देखो, लो पी बाई टी मतलब से क्या समझते हो तुम लोग? मेरे को बताओ, लो पी बाई टी मतलब से क्या समझते हो? लो पी बाई टी से लो पी बाई टी से दादा ये समझते हैं कि पी अगर 500 है या 600 है तो टी जो है मेरा 200 होगा। समझते हो प्रेशर क्या हाई होगा या टेम्परेचर हाई होगा? पी बाई टी से पी हाई होगा। लो पी बाई टी से, लो अच्छा, लो पी बाई टी से तो लो प्रेशर लो होगा दादा। प्रेशर लो होगा, टेम्परेचर हाई होगा। ये किसको किसको नहीं समझा बोलो, किसको किसको नहीं समझा? अरित्रा हाँ भैया समझ में आया। और कौन? हाँ बुझते পেরেছি। तो इसमें अंदर क्या क्या पड़ता है देखो, ये तीन तीन पार्ट में ये डिवाइड कर दिया। एक पार्ट है लो पी बाई टी सीरीज, एक पार्ट है मीडियम पी बाई टी सीरीज और एक पार्ट है हाई पी बाई टी सीरीज। लो पी बाई टी सीरीज में, लो पी बाई टी सीरीज में प्रेशर कम होगा, टेम्परेचर ज्यादा होगा। मीडियम पी बाई टी सीरीज में टेम्परेचर और प्रेशर ऑलमोस्ट इक्वल इक्वल होगा। और हाई पी बाई टी सीरीज में टेम्परेचर, हाई पी बाई टी सीरीज में प्रेशर बहुत हाई होगा, टेम्परेचर लो होगा। टेम्परेचर लो नहीं होगा पर टेम्परेचर प्रेशर के रिस्पेक्ट में, प्रेशर के तुलना में वो कम होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? আচ্ছা দাদা, তুমি একবার এটা আলাদা করে ড্র করে একবার দেখাবে, ওগুলো লিখে দেবে তাহলে একটু ভালো হবে আর কি। ड्रॉ করে দেখাবো তো। दादा लास्ट वाला फिर से बताना एक बार। हाई पी बाई टी। हाई पी बाई टी में क्या होता है? हाई पी बाई टी में क्या होता है? हाई पी बाई टी में यही होता है कि प्रेशर भी हाई होता है, टेम्परेचर भी हाई होता है, पर प्रेशर बहुत ज्यादा हाई होता है। तो टेम्परेचर के अगर हम तुलना में जाए तो टेम्परेचर की तुलना में प्रेशर बहुत ज्यादा हाई होता है। इसीलिए जब हम पी बाई टी करेंगे तो प्रेशर इतना हाई है तो इसीलिए ये हाई आएगा, इसीलिए बहुत ज्यादा हाई आएगा। लो पी बाई टी में क्या होगा? लो पी बाई टी में, लो पी बाई टी में क्या होगा कि टेम्परेचर ज्यादा होगा प्रेशर की कंपैरिजन में, प्रेशर की कंपैरिजन में टेम्परेचर ज्यादा होगा। मतलब ये जो डेनोमिनेटर है, अगर ये डेनोमिनेटर बड़ा हुआ तभी तो ये टोटल वैल्यू लो दिखेगा ना हम लोगों का। तो लो पी बाई टी में, लो पी बाई टी में टेम्परेचर बहुत ज्यादा होगा, उससे कंपैरिजन में प्रेशर लो होगा, उसके कंपैरिजन में प्रेशर लो होगा। ठीक है? और कौन बुझते पारली? হ্যাঁ और বুঝতে कौन? পেরেছি। और क्या, और कौन कौन है? और कौन कौन है? और कौन कौन है? तीन ही चार लोग ही है आज, ज्यादा लोग तो नहीं है। पूजा समझ में आया? निकल मत जाना क्लास से अगर मैं पूछा तो समझ में आया कि नहीं आया। समझ में ओके आया? सर। ओके। समझ आया? हाँ समझ में आ गया। और इतना हाँ भैया समझ में आ रहा है। समझ में आ रहा है, ठीक है। ये देखो, ये जो फेसिस पार्ट है ना, बहुत ही मतलब रट्टा मारने का चीज है। फिर भी मैं जितना कोशिश कर रहा हूँ, जितना समझ में आने के मतलब हिसाब से पढ़ाया जाए उतना अच्छा है। ठीक है, अभी लिखो, अभी ये वाला पार्ट लिखो कि लो पी बाई टी सीरीज में क्या क्या आता है। एक आता है एल्बाइट एपिडोट हॉर्नफेल्स, एक आता है हॉर्नब्लेंड हॉर्नफेल्स, पाइरोक्सिन हॉर्नफेल्स, और कभी कभार सैनिडिनाइट भी आ जाता है। ये सैनिडिनाइट हम लोगों को सब जगह में नहीं मिलता, सब जगह में हम लोगों को नहीं मिलता। तो लो पी बाई टी सीरीज में
लो पी बाई टी सीरीज में हम लोगों को क्या क्या मिलता है? लो पी बाई टी सीरीज में हम लोगों को मिलता है, देखो अभी एक चीज, लो पी बाई टी सीरीज में हम लोगों को मिलता है ये बूचन और अबुकमा जो है ना, ये लो पी बाई टी सीरीज को, लो पी बाई टी सीरीज को दर्शाता है। ये बूचन और अबुकमा ये लो पी बाई टी सीरीज को दर्शाता है। तो तीन भाग में अभी हम फेसिस सीरीज को डिवाइड करेंगे, एक है लो पी बाई टी, एक है हाई पी बाई टी, और एक है मॉडरेट पी बाई टी। तो अब मेरे को बताओ, लो पी बाई टी में मैं बोल दिया, मैं डायग्राम देखो, लो पी बाई टी का डायग्राम देखो। लो पी बाई टी में क्या क्या आ रहा है? एल्बाइट एपिडोट हॉर्नफेल्स, एल्बाइट एपिडोट हॉर्नफेल्स, हॉर्नब्लेंड हॉर्नफेल्स, हॉर्नब्लेंड हॉर्नफेल्स, पाइरोक्सिन हॉर्नफेल्स, एंड सैनिटाइड। डायग्राम से दिख रहा है? ये डायग्राम से दिख रहा है? हाँ दादा, हाँ दादा। दिख रहा है? पूजा दिख रहा है? तो एक चीज देखो, जब हम एल्बाइट एपिडोट हॉर्नफेल से हॉर्नब्लेंड हॉर्नफेल्स पे जाएंगे, तब हम लोगों का टेम्परेचर बढ़ेगा कि घटेगा? टेम्परेचर बढ़ेगा दादा। टेम्परेचर बढ़ेगा। देखो ग्राफ में टेम्परेचर बढ़ रहा है। फिर हॉर्नब्लेंड हॉर्नफेल्स से अगर आप पाइरोक्सिन हॉर्नफेल्स में जाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। बढ़ेगा। और पाइरोक्सिन हॉर्नफेल से अगर सैनिटाइड में जाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा कि घटेगा? और बढ़ जाएगा। और बढ़ जाएगा। तो सपोज हम लोग एक जगह में, इंडिया में एक जगह में है, तो यहाँ पर एक रॉक मिला, वो है एल्बाइट एपिडोट हॉर्नफेल्स। फिर वहां से 500 मीटर जाए, फिर हमको मिला हॉर्नब्लेंड हॉर्नफेल्स। फिर और 500 मीटर जाए, और 500 मीटर जाए, 500 मीटर जाए, वहां पे हम लोगों को क्या मिला? वहां पे हम लोगों को मिला पाइरोक्सिन हॉर्नफेल्स। फिर और 500 मीटर जाए, फिर हम लोगों को मिला सैनिटाइड। तो हम इससे क्या बोल सकते हैं कि ये जगह जो था, इसको अगर हम एक्स पकड़े और ये जो जगह है इसको अगर हम वाई पकड़े, तो ये जगह से जब हम ये जगह में जा रहे थे तो टेम्परेचर क्या हो रहा था? बढ़ रहा था। टेम्परेचर बढ़ रहा था। और कौन अभी समझ में आया कि फेसिस हम क्यों पढ़ते हैं? হ্যাঁ এখন বুঝতে পেরেছি। ये सबको समझ में आया? पूजा समझ में आया? हाँ। और अरित्रा? हाँ भाई। ठीक है। अभी मेरे को बताएगा, और कौन बताएगा कि मीडियम पीटी सीरीज में क्या क्या आता है? अभी और कौन बताएगा कि मीडियम पीटी सीरीज में, मीडियम पीटी सीरीज में क्या क्या आता है, क्या क्या फेसिस आता है? और कौन ग्राफ देख के बता। ये तेरा मीडियम पहले पीटी एरिया है। हाँ पहले तो जियोलाइट, पहले उस जियोलाइट, उसके बाद क्या लिखा है पता। प्रेनाइट, पंपेलाइट। प्रीहेनाइट। हाँ प्रीहेनाइट पंपेलाइट। और उसके बाद ग्रीन सिस्ट। और उसके बाद एम्फीबॉल और ग्रेन्यूलाइट है उसके बाद। एकदम परफेक्ट। सबको समझ में आया? हाँ दादा। हाँ। के बाद ग्रेनुलाइट, ग्रेनुलाइट। अच्छा, अभी बोलो, अगर हाई पी बाई टी सीरीज बोले, अगर हाई पी बाई टी सीरीज बोले तो क्या क्या आएगा? हाँ, दादा हाय,
सर एक बार और रिपीट करिएगा, आवाज नहीं आया। अगर हम हाई पी बाई टी सीरीज बोले तो वो सीरीज में फेसिस कौन सा आएगा? ब्लू सिस्ट और इक्लोगाइड। एकदम बढ़िया, ब्लू सिस्ट, फिर से आएगा इक्लोजाइड। किसको समझ में नहीं आया? किसको समझ में नहीं आया? ये ग्राफ देखो, जिसको समझ में नहीं आया ये ग्राफ देखो और इसको मरते दम तक जहन में रख लो। ये मायाशीरो का ग्राफ है, ये मायाशीरो का ग्राफ है और ये एकदम क्लियर कट मेटामॉर्फिक मेट्रोलॉजी का बोल दिया गया था कि हाई पीटी सीरीज क्या है, मीडियम पीटी सीरीज क्या है, लो पीटी सीरीज क्या है। ये ग्राफ जैम नहीं, लाइफ के एंड तक याद रहेगा कि नहीं रहेगा? रहेगा कि नहीं रहेगा? मेरा आवाज नहीं आ रहा है क्या? हाँ दादा रहेगा। रहेगा ना? है। तो ये डायग्राम याद में रखना। फिर हम आएंगे, अभी हम डिटेल्स में जाएंगे। आज हम बस 3 फेसिस पढ़ेंगे। अच्छा, और तूने एक मिस किया था, ग्रीन सिस के बाद एम्फीबोलाइट आएगा। मैंने भी देखा नहीं, ग्रीन सिस के बाद एम्फीबोलाइट आएगा। এটা বলেছিলাম আর কি ওটা মাঝখানে। বলেছিলি? अच्छा, আমি তাহলে শুনি, मेरा फिर तुम लोगों का आ जाओ यहाँ पे। यहाँ पर भी सेम ही डायग्राम है, यहाँ पर भी सेम ही डायग्राम है, ठीक है ना? तो देखो ये डायग्राम क्या बोलता है। ये डायग्राम काइनाइट, एंडालुसाइट और सिलिमिनाइट का जो है वो हम ये डायग्राम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ये डायग्राम आज नहीं देखेंगे क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। फिर हमको काइनाइट, सिलिमिनाइट, एंडालुसाइट का जो फेज डायग्राम है, काइनाइट, सिलिमिनाइट, एंडालुसाइट का जो फेज डायग्राम है बहुत इंपॉर्टेंट है। वहां पे फेज ट्रांसफर कैसे होता है वो लोग हम समझेंगे, नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। आज थोड़ा मेरे को बाहर जाना है, तो आज हम 3 फेसिस पढ़ेंगे, 4 फेसिस पढ़ेंगे। एक जियोलाइट पढ़ेंगे, पेरेनाइट पंपेलाइट पढ़ेंगे, ग्रीन सिस्ट पढ़ेंगे और एम्फीबोलाइट पढ़ेंगे, ठीक है ना? तो और मैफिक रॉक के लिए पढ़ेंगे। और एक चीज, ये जो डायग्राम है इसको मैं भेज दूंगा, ठीक है ना? ये जो डायग्राम है इसको मैं भेज दूंगा और ये डायग्राम को तुम लोग घर में जाके प्रिंट आउट करके या फिर हाथ में लिख के, पेपर में लिख के, जहां पे पढ़ने बैठते हो वहां के सामने चिपका देना। समझ आया क्या बोल रहा हूं? ये हाँ दादा। एक साल के अंदर ये मुझको पूरा रट्टा मारा हुआ चाहिए, पूरा दिमाग के अंदर जाया हुआ चाहिए। ये रट्टा मारने के मैं हेल्प भी कर दूंगा थोड़ा बहुत, कैसे कैसे क्या होता है वो मैं बोल दूंगा थोड़े थोड़े क्लास में। पर ये तुमको एकदम जहन के अंदर जाना चाहिए कि जियोलाइट फिजिक्स पेलिटिक में क्या होता है, कैलकेरियस में क्या होता है और मैफिक में क्या होता है। क्यों? क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से ही जैम का क्वेश्चन आता है मेटामॉर्फिक में, मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ से आता है। हो जाएगा। जैम बोलते ही तुम लोगों का हो जाता है, एकदम हो जाएगा। पर बोलो कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तब नहीं होता है, तब बोलते हो ठीक है थोड़ा टाइम ले लेते हैं, क्या है। जैम बोल दो, मैं नेक्स्ट क्लास से वैसे ही करूंगा, बोल दूंगा कि सब जैम पे आता है, फिर तुम लोग सब एकदम ध्यान से पढ़ोगे। अच्छा, फिर हम आते हैं जियोलाइट फेसिस में। किधर है मेरा? हाँ, फिर हम आते हैं जियोलाइट फेसिस में। तो हम देखेंगे मैफिक असेंबलेज एट लो ग्रेड। जियोलाइट फेसिस में एक मैफिक रॉक क्या होता है दादा? जिसमें मैग्नीशियम आयरन का मात्रा ज्यादा हो। मैग्नीशियम आयरन का मात्रा ज्यादा हो। अभी देखो, असेंबलेज एट लो ग्रेड, मैफिक असेंबलेज एट लो ग्रेड। अभी मैफिक एक रॉक है। अभी देखो, मेटामॉर्फिज्म एक ऐसा चीज है वो खुद रॉक नहीं बना सकता है, एकमात्र एक ही सिस्टम है, वो है इग्नियस सिस्टम। इग्नियस सिस्टम क्या है? जो अपने आप का नया रॉक बना सकता है। मेटामॉर्फिक सिस्टम खुद एक लिक्विड से एक रॉक को पैदा नहीं कर सकता है। वो क्या कर सकता है? वो एक प्री एस्टेब्लिश इग्नियस रॉक हो गया, वो एक प्री एस्टेब्लिश सेडिमेंटरी रॉक हो गया। वो क्या करता है?
वो उसको चेंज कर सकता है, वो उसको चेंज कर सकता है। अभी मैफिक रॉक का जब चेंज होगा मेटामॉर्फिक प्रोसेस से, वो मैफिक रॉक का कैसे मेटामॉर्फिक प्रोसेस से चेंजेस होता है वो हम देखेंगे। पहले लो ग्रेड में कैसे होता है देखेंगे, फिर हाई ग्रेड में कैसे होता है देखेंगे, फिर मीडियम ग्रेड में कैसे होता है, वैसे करके हम देखेंगे। अभी क्यों हम लोग मैफिक रॉक ले रहे हैं, तो तुम लोग को प्रोटोलिथ क्या होता है मालूम होता है? प्रोटोलिथ, हाँ दादा। Parent rock is prehistory rock. एग्जैक्टली, प्रोटो मीन्स फर्स्ट, लिथ मीन्स रॉक। रॉक। तो फर्स्ट रॉक जो होगा उसको हम बोलते हैं प्रोटोलिथ। मतलब क्या, जिस रॉक के ऊपर मेटामॉर्फिक डिफरेंट प्रोसेसेस आके जिस रॉक को चेंज करेगा, जो रॉक पहले से था फिर मेटामॉर्फिक प्रोसेस की वजह से चेंज हो रहा है, उसको हम बोलते हैं प्रोटोलिथ। तो अगर मैफिक रॉक हम बोले तो प्रोटोलिथ कैसा हुआ, इग्नियस होगा या सेडिमेंटरी होगा? इग्नियस दादा। एग्जैक्टली, इग्नियस होगा। तो मैफिक रॉक का असेंबली एट लो ग्रेड या मैफिक रॉक का मेटामॉर्फिज्म का मतलब है इग्नियस रॉक। एक इग्नियस रॉक मेटामॉर्फिक की वजह से, मेटामॉर्फिज्म की डिफरेंट प्रोसेस की वजह से कैसे कैसे चेंज होता है वो हम देखेंगे। तो पहले आ गया हम लोगों का लो ग्रेड। तो लो ग्रेड में क्या क्या फेसिस आता है? लो ग्रेड में दो फेसिस आता है, एक है जियोलाइट और एक है क्या, प्रेनाइट पंपेलाइट। सॉरी एक सेकंड। लो ग्रेड में देखो, एक बार हम देख लेते हैं क्यों लो ग्रेड बोल रहे हैं, क्यों लो ग्रेड बोल रहा है वो इंपॉर्टेंट है। मैंने अभी बोला कि जब हम ग्रेड की बात करेंगे तब क्या होता है कि टेम्परेचर आएगा। जब भी हम ग्रेड की बात करेंगे तब हम क्या आएगा, हम लोग का टेम्परेचर आएगा। उफ, ये पेन। एक सेकंड। तो लो ग्रेड का जब बात करेंगे तो अब टेम्परेचर का बात करेंगे। अभी देखो ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम जो है, इस डायग्राम में सबसे टेम्परेचर में कौन से फेसिस सीरीज है? एक है जियोलाइट है। क्यों नहीं हो रहा है यार, एक सेकंड। भी आ रहा है। एक है जियोलाइट, ठीक है सर। ये देखो, देख रहे हो डायग्राम सब? सॉरी फॉर थोड़ा मिस्टेक हो गया। एक देखो जियोलाइट आ रहा है, सबसे कम टेम्परेचर किसका है मेटामॉर्फिक में? Zeolite. जियोलाइट दादा। फिर क्या आ रहा है? प्रेनाइट पंपेलाइट। उसके बाद हम लोगों का क्या हो रहा है? उसके बाद हम लोगों का मीडियम ग्रेड स्टार्ट हो रहा है, ग्रीन सीस्ट एम्फीबोलाइट। फिर हाई ग्रेड चले आता है ग्रेनुलाइट। ये एल्बाइट एपिडोट हॉर्नफेल से भी कम टेम्परेचर है इसका, जियोलाइट और प्रेनाइट पंपेलाइट का। तो लो ग्रेड में जो होगा, लो ग्रेड को हम क्या पकड़ते हैं? लो ग्रेड में हम किसको पकड़ते हैं? लो ग्रेड में हम पकड़ते हैं ये जियोलाइट एंड प्रेनाइट पुम्पेलाइट। अरे इतना समझ में आ गया? हाँ हाँ। तो जियोलाइट फेसिस में डिटेल्स क्या क्या होता है, मतलब एकदम क्या असेंबलीज हमको मिलता है, वो मैं लिखने वाला नहीं हूँ, वो तुम लोग विंटर से पढ़ोगे और मेरे एक नोट है विंटर से बनाया हुआ, वो मैं तुम लोगों को भेज दूंगा, पर वो बुक पढ़ना है पहले। अभी हम एक डायग्राम से पढ़ेंगे कि क्या क्या मिनरल जो है वो फॉर्म होता है। ये डायग्राम है, ये डायग्राम को बोलते हैं एसीएफ डायग्राम। किसने पहले सुना है एसीएफ डायग्राम? किसी ने सुना है पहले एसीएफ डायग्राम? हाँ एसीएफ डायग्राम एसीएफ डायग्राम, एसीएफ में जो ए है, ये वाला ए जो पार्ट है, इसको हम कैलकुलेट करते हैं कैसे? इसको हम कैलकुलेट करते हैं Al2O3
प्लस Fe2O3 माइनस Na2O प्लस K2O। ठीक है, F जो है इसको हम कैलकुलेट करते हैं FeO प्लस MgO प्लस MnO, और C जो है इसको हम कैलकुलेट करते हैं CaO माइनस 3.33 P2O5। इसको हम ऐसे करके कैलकुलेट करते हैं, इसको हम ऐसे करके कैलकुलेट करते हैं। ठीक है ना, तो जियोलाइट फेसिस में कौन सा ये सब लिख लिया था ना सबने? नहीं, अच्छा ये दादा लिख रहा था। ये लिख देता हूँ CaO माइनस 3.33 P2O5, ऐसे करके हम कैलकुलेट करते हैं C का, F का, A का। अच्छा लिख लो फिर बोलो। हाँ दादा मैं लिख लिया। बाकी सब लिख लिया, एक बार बोल देना मुझको। हाँ हो गया। ठीक है, तो है हो गया सर। हो गया ना सबका? मैं दादा वहाँ क्या लिखे हो? Na ऊपर में A के पास Al2O3 प्लस K2, Na2O ठीक ठीक दादा ठीक। प्लस K2O। हैप्पी हेलो বলছি আজকে মেসেজ হবে না বাইরে থেকে? কেন আমি মেসেজ কেন আজকে রোববার? আচ্ছা ঠিক আছে চলো পরে কথা বলছি। अच्छा तो लिख लिया सबने? होपफुली लिख लिया, मैं इरेज कर रहा हूं। अभी देखो टाई लाइन को समझ में आया था? कल जब बोला था टाई लाइन समझ में आ गया था होपफुली? दादा हाँ, तो देखो यहां पर भी टाई लाइन है, दिख रहा है सबको? यहां पर भी टाई लाइन है, सबको दिख रहा है? ये HUL का मतलब है ह्यूलैंडाइट, ह्यूलैंडाइट। LMT का मतलब है लोमोंटाइट, LAUMONTITE। ये सब जियोलाइट ग्रुप ऑफ मिनरल्स के अंदर पड़ते हैं। जब मिनरोलॉजी पढ़ाया जाएगा तब या तब सब देखेंगे, ये सब जियोलाइट ग्रुप के अंदर पड़ता है, जियोलाइट ग्रुप के अंदर पड़ता है, ये सब जियोलाइट ग्रुप के अंदर पड़ता है। ये वाला जो पार्ट है हम लोगों का डायग्राम का, ये बाल कंपोजिशन डिनोट कर रहा है। ये वाला जो पार्ट है हम लोगों का, ये बाल कंपोजिशन डिनोट कर रहा है। ठीक है ना, ये CHL मतलब क्लोराइड, क्लोराइड। CHL मतलब क्लोराइड, CaL मतलब कैल्साइट। तो अभी देखो, अभी देखते हैं कि ये डायग्राम अगर तुमको जैम में दे दे तो तुम कैसे इंटरप्रेट करोगे ये इस डायग्राम को? तो ये डायग्राम को इंटरप्रेट करने का एक बहुत इजी है कि ये टाई लाइन में ये क्लोराइड का फील्ड इतना बड़ा क्यों है? कोई बता सकता है मुझको? नहीं बता पाओगे, फिर भी कोई अगर ट्राई करना चाहते हो, क्लोराइड का फील्ड इतना बड़ा क्यों है? कौन बताएगा मुझे? क्लोराइड का फील्ड इतना बड़ा है इसीलिए क्योंकि क्लोराइड सॉलिड सॉल्यूशन में रहता है। डेप्थ में नहीं जाना है इसमें, अभी क्लोराइड सॉलिड सॉल्यूशन में रहता है। तो सॉलिड सॉल्यूशन में रहेगा तो बहुत बहुत मतलब उसका कॉम्पोजिशन बहुत दूर तक मतलब रहेगा, बहुत लार्ज होगा उसका कॉम्पोजिशन। मतलब ये एक एंड मेंबर होगा क्लोराइड का, ये एक एंड मेंबर होगा क्लोराइड का, तो ये बीच में भी जो होगा वो भी क्लोराइड होगा। तो इसीलिए ये एक लाइन में दिख रहा है। ठीक है ना, अभी हम आते हैं कि ये डायग्राम से कैसे हम इंटरप्रेट कर सकते हैं कि क्या क्या जियोलाइट फिजिक्स में क्या क्या मिनरल है। ये टाई लाइन जो है ना, सबको दिख रहा है? ये टाई लाइन सबको दिख रहा है? हाँ कि ना बोलो? सबको दिख रहा है हाँ कि ना? अरित्रा, हाँ दादा हाँ ये टाई लाइन से कनेक्टेड जो जो मिनरल रहेगा,
ये टाई लाइन से कनेक्टेड जो जो मिनरल रहेगा वो इस फेसिस में स्टेबल होगा। तो अभी एक चीज बताओ, प्लस ये दो मिनरल, ये दो तीन मिनरल, ये टाई लाइन से कनेक्टेड जो जो मिनरल रहेगा ये इस फेसिस में स्टेबल होगा। तो इस टाई लाइन से कनेक्टेड कितने कितने मिनरल है मुझको एक एक करके बताओ। टाई लाइन से कनेक्टेड है, टाई लाइन से कनेक्टेड है, बोलो। क्लोराइड है टाई लाइन से कनेक्टेड, हाँ कि ना? हाँ दादा। और HUL, HUL, ह्यूलैंडाइट, LMT, LMT और CAL, CAL। CAL मतलब कैल्साइट। जी दादा। और बस। एकदम। अब ये ह्यूलैंडाइट लमोनटाइट को हम लोग जियोलाइट करके भी लिख सकते हैं, अलग अलग करके भी लिख सकते हैं। पर जियोलाइट फेसिस के अंदर क्या क्या मिनरल आता है वो जानना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जियोलाइट फेसिस में क्या क्या स्टेबल होगा? क्लोराइड स्टेबल होगा, क्लोराइड स्टेबल होगा, जियोलाइट स्टेबल होगा, कैल्साइट स्टेबल होगा, साथ ही में क्वार्ट्ज भी स्टेबल होगा, एनाल्किम और एल्बाइड भी स्टेबल होगा। समझ में आया? समझ में किसको नहीं आया बोलो? আচ্ছা কোয়ার্জ আর অ্যানালকিম কিভাবে স্টেবল হচ্ছে ওটাও কি ওটার মধ্যে লাই করছে? ना, अभी एक चीज है कि ये ACF डायग्राम हम लोग यूज करते हैं मैफिक रॉक के लिए, फेल्सिक रॉक के लिए हम लोग, या फिर पेलाइट्स के लिए हम लोग यूज करते हैं AKF डायग्राम। AKF डायग्राम अभी जब मैंने बोला था तो यहां पर SiO2 का कोई कंपोनेंट हमने लिखा था? ये A में, C में और F में हम लोग कभी भी SiO2 का कुछ कंपोनेंट लिखा था, हाँ कि ना? देख के बताओ सब, SiO2 का भी लिखा था? हाँ नहीं। तो अगर SiO2 हम लोग इस डायग्राम में नहीं दिख रहे तो हम क्वार्ट्ज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्या इस डायग्राम से? क्वार्ट्ज का नहीं तो। फॉर्मूला क्या है? क्वार्ट्ज का फॉर्मूला क्या है? SiO2 SiO2। SiO2, तो SiO2 अगर हम नहीं लिखे तो हम लोग क्या क्वार्ट्ज को इस डायग्राम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्या? नहीं। तो इसीलिए ये अलग से लिखा हुआ है, ठीक है ना? तो इसको ध्यान दो, ये डायग्राम अगर दे दो तुमको तो तुम बोल सकते हो ना जियोलाइट फिजिक्स में क्या क्या मिनरल है। या फिर अगर तुमको बोल दे एक फेसिस है जहां पर क्लोराइट, ह्यूलैंडाइट, लमोनटाइट और कैल्साइट है, तो वहां से तुम बोल सकते हो क्या ये कौन सा फेसिस है? हाँ, जियोलाइट फेसिस। जियोलाइट फेसिस, सिंपल है। अभी मुझको ये से कौन बताएगा? ये फिर आ गया हम लोगों का प्रेनाइट पंपेलाइट फेसिस, बाजू वाला डायग्राम। अभी मुझको कौन बताएगा कि प्रेनाइट पंपेलाइट फेसिस में कौन कौन मिनरल होता है? प्रेनाइट पंपेलाइट में कौन कौन मिनरल है बोलो? एपिडॉट, प्रेहेनाइट, प्रेनाइट, जेडो माने जेडो माने जोएसाइट, ক্যালসাইট আর অ্যাক্টিনোলাইট মনে হচ্ছে এটা। হ্যাঁ, আর আর ক্লোরাইড, ক্লোরাইড থাকবে কি থাকবে না? क्लोराइड रहेगा कि नहीं रहेगा? হ্যাঁ থাকবে। क्लोराइड भी रहेगा। सबको समझ में आया कि नहीं आया? ये देखो मैंने क्या बोला कि टाई लाइन से जो जो कनेक्टेड है मतलब वो उस फेसिस में स्टेबल है। तो टाई लाइन से क्या कनेक्टेड है? एपिडोट कनेक्टेड है, जोएसाइट कनेक्टेड है, प्रेनाइट कनेक्टेड है, फिर बीच में पंपेलाइट पड़ता है तो पंपेलाइट कनेक्टेड है, क्लोराइड कनेक्टेड है, एक्टिनोलाइट कनेक्टेड है, कैल्साइट कनेक्टेड है। तो ये सब मिनरल जो है, ये सब मिनरल स्टेबल होगा कि नहीं होगा? दादा फिर क्वार्ज और अल्बाइट कनेक्ट नहीं है तो फिर वो स्टेबल कैसे है?
मैंने अभी क्या बोला, क्वार्ट्ज और एल्बाइट कनेक्ट है, पर इस डायग्राम में हम क्वार्ट्ज और एल्बाइट को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते क्योंकि ACF डायग्राम SiO2 को नहीं लेता है, SiO2 ऑक्साइड को कंसीडरेशन में नहीं लेता है, इसीलिए वो अलग से प्लस करके लिखा हुआ है। अगर ये SiO2 को कंसीडरेशन में लेता तब देखते कि ये SiO2 भी कनेक्टेड है। पर अगर हम दोनों देखने जाए तो फिर कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगा। मैं अभी नहीं चाहता एकदम फर्स्ट क्लास में उतना कॉम्प्लेक्स, हम जाएंगे वो ACF AKF डायग्राम दोनों मिला के कैसे आता है वो भी हम जाएंगे, पर अभी हम नहीं चाहते कि वो आ जाए। पर समझे, मैंने एक्सप्लेनेशन समझा क्या रवि तूने? हाँ दादा, हाँ। ठीक है। अरत्रा हाँ और पूजा? हाँ हाँ सर। हाँ। फिर हम लोगों का आ गया ग्रीन सिस्ट फेसिस। अभी हम ग्रीन सिस्ट फेसिस से भी बाहर कर सकते हैं कि कौन सा मिनरल स्टेबल होगा। एपिडोट, जोएसाइट, क्लोरिटॉइड, CLD मतलब क्लोरिटॉइड, क्लोराइड, एक्टिनोलाइट। अभी एक चीज देखो, ये जियोलाइट फेसिस में और प्रेनाइट पंपेलाइट फेसिस में कैल्साइट स्टेबल था कि नहीं था? कैल्साइट क्या स्टेबल था? हाँ दादा, था। पर अभी देखो, लेकिन लेकिन जब हम ग्रीन सी फेसिस में जा रहे हैं, कैल्साइट स्टेबल हो रहा है? नहीं दादा। मतलब क्या है? मतलब अगर हम देखें तो प्रेनाइट पंपेलाइट से जब हम ग्रीन सिस्ट की ओर जा रहे हैं तब टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, प्रेशर भी थोड़ा बहुत इंक्रीज हो रहा है। तो ग्रीन सी स्पेसिस में जब हम घुस गए, उस टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन में कैल्साइट स्टेबल नहीं है। उस टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन में कैल्साइट स्टेबल नहीं है। समझ में आया? हाँ दादा। ठीक है। বুঝতে পেরেছি। কি বুঝতে পারিস না অর্পণ? হ্যাঁ অর্পণ হ্যাঁ বুঝতে পেরেছি। ठीक है ना? तो कैल्साइट स्टेबल नहीं है। तो अभी नोट कर लो ये कौन सा स्टेबल होगा। नोट कर लो, जस्ट नोट कर लो। दादा, इससे पहले जो एक और डायग्राम था ना, उसका नहीं नोट किया है, तो क्या करें उसको छोड़ने? क्यों छोड़ना है? छोड़ना कुछ नहीं है, सब लिखना है। भैया CLD क्या बोले? CLT मैंने बोला क्लोरिटॉइड। CLD CLD, हाँ। दादा, KIN क्या होता है? KLN क्या है? KLN में भूल गया क्या होता है। KLN चाहिए भी नहीं अभी इसमें, तो मैंने ठीक है, भूल गया। PRN दादा। इलेक्ट्रोलाइट क्या कुछ होता है ऐसा कुछ? वो सब नहीं लिखना है ना इसमें? नहीं, वो सब नहीं लिखना है, बस क्या क्या स्टेबल होता है वही लिखना ठीक है दादा। जेडो का मतलब दादा? है। जोहेसाइड। जोमेसाइट। जोहेसाइड, JHOSITE, ZHOSITE, जोहेसाइड। दादा, PRH? प्रेनाइट। ये डायग्राम TTN? हाँ, TTN? साइट नहीं। ये वाला हो गया दादा। ये डायग्राम तुमको विंटर में मिल जाएगा, ठीक है ना? सभी डायग्राम मैंने
विंटर से ही उठाए हैं। अभी एक चीज ठीक है समझो दादा। कि इंडेक्स मिनरल क्या होता है। इंडेक्स मिनरल क्या होता है? इंडेक्स मिनरल क्या होता जो जोन को इंडिकेट करता है। है? एग्जैक्टली जो जोन को इंडिकेट कर देता है। दादा एग्जांपल में जैसे क्लोराइड सिस्ट, तो क्लोराइड जो है उसका मेन इंडेक्स मिनरल हो गया। उसका मेन माइका सिस्ट, माइका सिस्ट तो माइका हो गया। हाँ मतलब ये जियोलाइट फेसिस में ये ह्यूलैंडाइट, लोमोनटाइट और जियोलाइट ग्रुप का जो एलिमेंट्स होगा, जियोलाइट ग्रुप का जो मिनरल्स होगा वो हो गया इंडेक्स मिनरल। जियोलाइट ग्रुप का जो मिनरल्स हो गया वो अगर हमको किसकी जगह मिल जाए, क्योंकि वो इसी जगह में स्टेबल होता है, वो जियोलाइट फेसिस में ही स्टेबल होता है। तो जियोलाइट ग्रुप का अगर कुछ मिल गया तो डायरेक्टली हम बोल सकते हैं कि ये जियोलाइट फेसिस। अभी प्रेनाइट पंपेलाइट देखो, ये प्रेनाइट पंपेलाइट फेसिस सीरीज में ही मिलता है। तो अगर प्रेनाइट पंपेलाइट मिल गया तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि ये प्रेनाइट पंपेलाइट फेसिस सीरीज में ही आता है। अभी एक और चीज ध्यान से देखो कि ह्यूलैंडाइट और लोमोनटाइट जिस जगह में था, ये एपिडोट और जोइसाइड भी वो जगह में ही है ना डायग्राम में, हाँ कि ना? हाँ मतलब क्या हो रहा है, ये ह्यूलैंडाइट लोमोनटाइट जब हाई टेम्परेचर प्रेशर में जा रहा है, जब ये जियोलाइट फेसिस से प्रेनाइट पंपेलाइट फेसिस में घुस रहा है, तब क्या हो रहा है, तब ये ह्यूलैंडाइट लोमोनटाइट एपिडोट और जोइसाइट में कन्वर्ट हो जा रहा है। एपिडोट और जोइसाइट में कन्वर्ट हो जा रहा है। ठीक है, मतलब ये रिएक्शन ऐसा होता है, कि लोमोनाइट इज इक्वल टू प्रेनाइट प्लस पुम्पेलाइट प्लस क्वार्ट्ज। ये रिएक्शन ऐसे होता है। तो प्रेनाइट पंपेलाइट और एपिडोट जोइसाइट में कन्वर्ट हो जा रहा है। ठीक है ना? अभी ग्रीन सिस्ट फेसिस में जब हम जा रहे हैं, तो प्रेनाइट पंपेलाइट क्या होता है? प्रेनाइट पुम्पेलाइट वो एक्टिनोलाइट और एपिडोट में कन्वर्ट हो जाता है। समझ में आ रहा है? कि नहीं आ रहा है? बोलो। हाँ मतलब क्या होता है मेटामॉर्फिक में, एज मैंने पहले ही बोल दिया कि मेटामॉर्फिक एक क्लोज सिस्टम है। तो बाहर से कुछ नहीं आ रहा है, बाहर से बस एनर्जी आ रहा है और बस कन्वर्शन हो रहा है। एक रॉक, एक मिनरल दूसरे मिनरल में कन्वर्ट हो जा रहा है, या फिर दोनों मिनरल मिलके एक नया मिनरल जनरेट कर रहा है। समझ में आया कि नहीं आया? सबको समझ में आया? रवि, हाँ दादा। समझ में आया? ठीक है, चलो आज लास्ट टॉपिक है। तो ग्रीन सीज भी लिख लिए सब लोग? नहीं दादा लिख लो कि जेडी विंटर है, कि जेडी विंटर से लिख लूंगा। जेडी विंटर से लिख लोगे, लिख लेना। ठीक दादा है। अब हम आएंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक में, जो टॉपिक है ग्रीनसिस्ट एम्फिबोलाइट ट्रांजिशन जोन। ग्रीनसिस्ट एम्फिबोलाइट ट्रांजिशन जोन। एक ट्रांजिशन जोन क्या होता है अर्पण? मालूम है किसी को ट्रांजिशन जोन क्या होता है? শুনেছিলাম। ट्रांजिशन दादा जैसे कोई चीज चेंज करता है,
एक अपने फॉर्म को जो दूसरे फॉर्म में चेंज करता है, एक जो प्रोसेस होता है, एक ड्यूरेशन होता है ना, वो ड्यूरेशन, এক্স্যাক্টলি। तो उसी को একটা शायद ফেজ থেকে অন্য ফেজে চেঞ্জ হচ্ছে, হ্যাঁ, একটা ফেজ থেকে অন্য একটা ফেজে যাচ্ছে, তখন তার মিনারোলজিক্যাল চেঞ্জেস আসছে। हाँ। तो मतलब क्या होता है कि ये ग्रीन सिस्ट फेसिस है और ये एम्फीबोलाइट फेसिस है। तो ग्रीन सिस्ट फेसिस में जब अब एम्फीबोलाइट फेसिस में जा रहा है, तब मिनरलोजिकल चेंजेस हो रहा है, तो ये मिनरलोजिकल चेंजेस जिस जोन में होता है, एक टाइम और एक अमाउंट ऑफ टाइम हम लोगों को लगेगा, और एक जोन भी लगेगा जिस जोन हम लोगों को वो डिमार्केट करेगा जो यहां से ग्रीन सिस्ट टू एम्फीबोलाइट जंप हुआ है, उस जोन को हम बोलते हैं ट्रांजिशन जोन। अनित्य और पूजा समझ में आया? समझ में आया? দাদা একবার বলুন এটা। सपोज एक ग्रीन सिस्ट फेसिस है और एक एम्फीबोलाइट फेसिस है, तो ग्रीन सिस्ट फेसिस में हम लोग एम्फीबोलाइट फेसिस में जा रहे हैं, तो एक मिनरलोजिकल चेंजेस हो रहा है, तो वो मिनरलोजिकल चेंजेस जो हो रहा है वो एक जोन डिमार्केट करेगा ना। एक सेकेंड, हेलो ना कराচ্ছি। तो सपोज ऐसा है कि सपोज एक जगह है, जगह का नाम देते हैं हम लोग ए, ए हम लोग का डिनोट करता है ग्रीन सिस्ट फेसिस, और एक जगह है बी हम लोग का डिनोट करता है एम्फीबोलाइट फेसिस। तो ये बीच का जो जगह होगा वहां पे ना ग्रीन सिस्ट फेसिस है ना एम्फीबोलाइट फेसिस है। क्यों ग्रीन सिस्ट फेसिस नहीं है? क्योंकि यहाँ पे ये जगह पे टेम्परेचर जो है वो ग्रीन सिस्ट फेसिस से ज्यादा है, और यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो एम्फीबोलाइट फेसिस से कम है। तो ये जो जगह होगा जहां पे ना ग्रीन सिस्ट फेसिस मिलेगा ना एम्फीबोलाइट फेसिस मिलेगा, उस जगह को हम बोलते हैं क्या बोलते हैं उस जगह को हम बोलते हैं ट्रांजिशनिंग जोन। ट्रांजिशन स्पेलिंग मैंने इतना अच्छा लिखा कि क्या बोले, ट्रांजिशन जोन, उस जगह को हम बोलते हैं ट्रांजिशन जोन। समझ में आया? হ্যাঁ বুঝতে পেরেছি। আচ্ছা দাদা, মানে ওটা গ্রিন সিস থেকে অ্যাম্ফিবোলাইট গেলে খালি ট্রানজিশন বলবো, না প্রিহেনাইট থেকে গেলেও মানে গ্রিন সিস্টে তাহলে अच्छा, বলতে পারি? गुड क्वेश्चन कि हम लोग ग्रीन सिस्ट टू एम्फीबोलाइट जब जा रहा है तब भी ट्रांजिशन बोलेंगे, या फिर प्रेनाइट टू ग्रीन सिस्ट हम ट्रांजिशन बोलेंगे? अभी क्या होता है कि प्रेनाइट टू पंपेलाइट और जियोलाइट फेसिस ना हमको सब जगह में नहीं मिलता, क्योंकि वो इतना कम टेम्परेचर प्रेशर में मिलता है ना, तो वो हम लोगों को सब जगह में नहीं दिखता है। किसी मैक्सिमम जगह पे क्या होता है, हम लोगों का फेसिस सीरीज जो है वो ग्रीन सिस्ट से ही स्टार्ट होता है, तो इसीलिए प्रेनाइट पंपेलाइट जोन जो होता है वो प्रोमिनेंट ठीक से नहीं होता है, और जियोलाइट भी जो जोन है वो सब जगह प्रोमिनेंट नहीं होता है। इसीलिए हम लोग उस जगह में ट्रांजिशन जोन, अगर फेसिस ही प्रोमिनेंट नहीं है तो ट्रांजिशन जोन हमको खाक दिखेगा, कुछ दिखेगा ही नहीं हमको। तो इसीलिए हम लोग वो ट्रांजिशन जोन के बारे में नहीं पढ़े, वो ट्रांजिशन जोन आता भी नहीं। समझ में आया अभी? হ্যাঁ বুঝতে পেরেছি। ठीक है। तो दादा जियोलाइट से ये जो हो रहा है, इसके बाद फिर उसके बाद ग्रीन सिस्ट एम्फीबोलाइट, इस बीच में जो दादा चेंजिंग हो रहा है, इसको ट्रांजिशन जोन नहीं कहेंगे? ट्रांजिशन जोन कहेंगे, पर वो ट्रांजिशन जोन नेचर में हम लोग को अच्छे से दिखता नहीं। एक चीज है, देखो ये जियोलाइट पंपेलाइट ग्रेनाइट पंपेलाइट फेसिस जो है ना, ये अभी भी कंट्रोवर्शियल पीरियड में है कि इसको सेडिमेंटरी प्रोसेस के अंदर आएगा, डायाजेनेसिस के अंदर आएगा, या फिर मेटामॉर्फिक प्रोसेस के अंदर आएगा। तो ये जो ट्रांजिशन जोन हम लोग का है ना, वो नेचर में हम लोगों को ठीक से दिखता ही नहीं। अगर ठीक से दिखता तो हम उसको भी ट्रांजिशन जोन ही बोलते। समझ में आ रहा है? उसको हाँ दादा। ट्रांजिशन जोन ही बोलते, पर ठीक से दिखता ही अगर नहीं है तो कैसे बोलेंगे? अभी समझ आया? हाँ दादा। ठीक है। तो हम लोग अब आ जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है, वो टॉपिक है क्या,
ग्रीन सिस एम्फीबोलाइट ट्रांजिशन जोन। ग्रीन सिस एम्फीबोलाइट ट्रांजिशन जोन में क्या होता है, ग्रीन सिस एम्फीबोलाइट ट्रांजिशन जोन में जो होता है कि एल्बाइट ये प्लेजियोक्लेस फेल्स पर जो है, प्लेजियोक्लेस फेल्स पर जो है, प्लेजियोक्लेस सॉरी, ये प्लेजियोक्लेस फेल्स पर जो है वो मोर कैल्सिक रिच होता है, वो मोर कैल्सिक रिच हो जाता है, उसका कैल्शियम का कंटेंट हाई हो जाता है। और मतलब एक एग्जांपल है, एल्बाइट किस में कन्वर्ट होता है, एल्बाइट ओलिगोक्लेस में कन्वर्ट होता है, एल्बाइट ओलिगोक्लेस में कन्वर्ट होता है। और दो क्या होता है, दो होता है एक्टिनोलाइट, एक्टिनोलाइट जो है लो एल्यूमिनियम, लो एल्यूमिनियम, वो किस में कन्वर्ट होता है, वो कन्वर्ट होता है हॉर्नब्लेंड में, वो कन्वर्ट होता है हॉर्न ब्लेंड में, जो कि ना है हाई एल्यूमिनियम। अब ये कैल्शियम और एल्यूमिनियम कहां से आता है, ये कैल्शियम और एल्यूमिनियम आता है एपिडोट एंड क्लोराइड का ब्रेकिंग होने के लिए। ये एपिडोट एंड क्लोराइड जो होता है वो ग्रीन सिस से जब एम्फीबोलाइट फेस में जाते हैं तो वो और प्रेजेंट नहीं रहता है, वो ब्रेक कर जाता है, वो ब्रेक डाउन होता है, वो उस उतना टेम्परेचर झेल नहीं सकता है। तो ये ब्रेक करके हम लोग कैल्शियम और एल्यूमिनियम लाते हैं, जो कैल्शियम एल्बाइट से ओलिगोक्लेस में कन्वर्ट कर देता है एल्बाइट को, और जो एल्यूमिनियम एक्टिनोलाइट को हॉर्नब्लेंड में कन्वर्ट कर देता है। समझ में आया? और इस ट्रांजिशन होता है 500 डिग्री सेल्सियस के नियर में, 500 डिग्री सेल्सियस के नियर में ये ट्रांजिशन होता है। समझ में आया कि नहीं आया? सबको समझ आया? एक बार रिपीट करो बेटा। हाँ दादा एक बार रिपीट कर दो इसको। कौन से वाला, ये एपिडोट और क्लोराइड वाला पार्ट या फिर पूरा? ये टोटल ये तो पूरा ही कर दिया। पूरा। हाँ हाँ, अच्छा पूरा पार्ट ही रिपीट कर देते, ठीक है ना। ग्रीन सिस्ट और एम्फीबोलाइट फेसिस में जब कन्वर्शन होता है, मतलब ट्रांजिशन जोन जो होता है, वहां पर जो प्लेजियोक्लेस प्रेजेंट था, जब ग्रीन सिस्ट से एम्फीबोलाइट पे हम जा रहे हैं, तो उस प्लेजियोक्लेस में कैल्शियम का मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो सपोज ये हम लोगों का सॉलिड सॉल्यूशन है एल्बाइट और एनॉर्थाइट। एल्बाइट हम लोगों का सोडियम रिच है, सोडियम एंड मेंबर है, और एनॉर्थाइट कैल्शियम एंड मेंबर है। तो ये बीच में जो चीजें होगा, ओलिगोक्लेस एंडेसिन ये सब वगैरह, इसमें दोनों सोडियम एंड कैल्शियम रहेगा, दोनों सोडियम एंड कैल्शियम रहेगा। तो जितना हम एल्बाइट से एनॉर्थाइट की ओर जाएंगे, जितना एल्बाइट से एनॉर्थाइट की ओर जाएंगे, उतना हमारा कैल्साइट का परसेंटेज इंक्रीज होगा। हाँ कि ना? समझ में आ रहा है? हाँ अभी तो। हाँ प्लेजियोक्लेस में क्या होता है, कैल्शियम की मात्रा ज्यादा होने की वजह से ये एल्बाइट जो है वो ओलिगोक्लेस में कन्वर्ट हो जाता है, जो एल्बाइट है वो ओलिगोक्लेस में कन्वर्ट हो जाता है। और जो एक्टिनोलाइट है, जो एक्टिनोलाइट जो इसमें एल्यूमिनियम का मात्रा कम होता है, वो एक्टिनोलाइट में किसमें कन्वर्ट होता है, वो एक्टिनोलाइट हॉर्नब्लेंड में कन्वर्ट होता है। अब हॉर्नब्लेंड क्या है, हॉर्नब्लेंड एक एम्फीबोली है ना, हॉर्नब्लेंड एक एम्फीबोली है ना, तो हॉर्नब्लेंड इसका हो गया इंडेक्स मिनरल। कोई भी एम्फीबोल, कोई भी एम्फीबोल जब हम पहले मिलेगा एम्फीबोल, तो वो एम्फीबोलाइट फेसिस में ही आएगा। समझ में आया कि नहीं आया? अभी ये जो कैल्शियम, अभी हमने पहले ही बोला कि ये मेटामॉर्फिज्म हो रहा है तो एक क्लोज सिस्टम में हो रहा है, एक क्लोज सिस्टम में हो रहा है, तो उसमें बाहर से कोई भी चीज नहीं आ सकता है, कोई भी मास एंट्री नहीं कर सकता है, कोई भी मास एंट्री नहीं हो सकता है। तो ये अंदर से कुछ होके फिर हम लोग ये कैल्शियम और एल्यूमिनियम की मात्रा इंक्रीज करेगा। तो कैसे होता है कि एपिडोट ब्रेक कर जाता है और क्लोराइड भी स्टेबल नहीं रहता है। वो टेम्परेचर कंडीशन में ना एपिडोट स्टेबल रहता है ना क्लोराइड स्टेबल रहता है, ठीक है ना। तो वो ब्रेक करके कैल्शियम और एल्यूमिनियम हमारा सिस्टम में डाल देता है, जिस कैल्शियम को एल्बाइट लेके ओलिगोक्लेस में कन्वर्ट हो जाता है, और जिस एल्यूमिनियम को एक्टिनोलाइट लेके हॉर्नब्लेंड में कन्वर्ट हो जाता है। समझ में आया कि नहीं आया?
समझ में आया? हाँ दादा হ্যাঁ দাদা हाँ বুঝতে दादा পেরেছি। আচ্ছা ইন্ডেক্স মিনারেলটা কোনটা ধরছো? इंडेक्स मिनरल हम यहाँ पे एम्फिबोलाइट को रखेंगे, मतलब हॉर्नब्लेन को पकड़ेंगे। प्रेजेंस ऑफ हॉर्नब्लेन एंड प्रेजेंस ऑफ ओलिगोक्लेस, ये ट्रांजिशन जोन का इंडेक्स मिनरल है। ये ट्रांजिशन जोन इंडेक्ट करते हैं। फिर हम जब बाद में आएंगे देखेंगे कि जब ट्रांजिशन जोन से एम्फीबोल में हम लोग चले जाते हैं, ये ओलिगोक्लेस एंडेसीन में बदल जाता है। ये ओलिगोक्लेस एंडेसीन में बदल जाता है। ये बाद में, ये आज का क्लास में नहीं करेंगे, आज का हो गया बहुत ज्यादा, क्योंकि मैं सुबह भी एक क्लास लिया था। सबको समझ में आया कि नहीं आया? হ্যাঁ দাদা বুঝতে পেরেছি। पूजा और इतना हाँ दादा हाँ सर। हाँ भाई। ठीक ठाक था क्लास? समझ में आया सबको? हाँ हाँ। ठीक है, तो अब हम 2-3 क्वेश्चन देखेंगे। 2-3 क्वेश्चन देखेंगे। एक सेकंड में स्क्रीन शेयर बंद करता हूं। आ, अच्छा पूजा, सबको ये क्वेश्चन दिखाई दे रहा है? ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, 49 नंबर का क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन सबको दिखाई दे रहा है? हाँ दादा इसको करके बताओ कितना आ रहा है आंसर। ये इग्नियस का ही प्रॉब्लम है, मेटामॉर्फिक का भी प्रॉब्लम है। करके बताओ कितना आ रहा है। The mineralogy is root over number of minerals that can क्या है? coexist at equilibrium in a component chemical system with 2 degrees of freedom. 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम, यानी डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है 2 है, और कंपोनेंट केमिकल सिस्टम में इक्विलिब्रियम। दादा इसमें पूछ क्या रहा है, क्या देना क्या है इसको? क्या पूछ रहा है तुम बोलो, क्या क्या समझ आ रहा है पहले बोलो, मुझको डिस्क्राइब करो। तो बोल रहा है कि एक मिनरोलॉजिकल फेज रूल कोई मतलब कंपोनेंट सिस्टम है जिसमें जो नंबर ऑफ मिनरल्स हैं उसके अंदर इक्विलिब्रियम में 8 कंपोनेंट हैं और 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम है। तो फेज निकालना है क्या? फेज निकालना है। हाँ तो हो जाएगा दादा। फेज क्यों निकालना है समझ में आया? किसको नहीं समझ में आया फेज क्यों निकलता है? देखो एक चीज देख लो पहले, फेज को तो साथ और एक तरीके से भी डिस्क्राइब कर सकते हैं कि एक रॉक है सपोज, एक रॉक है सपोज, एक रॉक है, अबे एक रॉक है, उस रॉक में सपोज 7 मिनरल प्रेजेंट है, 7 मिनरल प्रेजेंट है। तो एक रॉक हो गया एक सिस्टम, रॉक हो गया एक सिस्टम। उसके अंदर जितना मिनरल होगा उसको हम मैकेनिकली सेपरेट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? यस হ্যাঁ করতে পারি। कर सकते हैं। तो ये मिनरल क्या हो जाएगा? ये मिनरल हो जाएगा ना फेज। तो अगर ये पूछे कि एक रॉक में, प्रॉब्लम में ये देखिए एक रॉक में 8 मिनरल है, कंपोनेंट है 2, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा? तो तुमको मिनरल, नंबर ऑफ मिनरल को तुमको पकड़ना है फेज। समझ में आया? हाँ दादा। तो ये बताओ। दादा कंपोनेंट फिर जो बोलेगा 2 कंपोनेंट है उसका मतलब दादा? कंपोनेंट दो बोल दिया मतलब मैं वैसा एग्जांपल दिया बस, और कुछ नहीं। ठीक ठीक। ये प्रॉब्लम बोलो कितना आ रहा है आंसर? 7 आ रहा दादा। 7 कैसे बोलो? फॉर्मूला पे बिठाया तो
क्या फॉर्मूला लिए हो बोलो? F इक्वल टू C माइनस P प्लस 1। 1 क्यों लिए हो यहाँ पे? मैंने यहाँ पर कभी लिखा है कि आइसोबैरिक सिस्टम है? नहीं दादा। तो आइसोबैरिक सिस्टम अगर नहीं है तो फेज रूल क्या होगा? 2 होगा तो वहां पे लगेगा। तो तो F इक्वल टू C माइनस P प्लस 2। 2। हाँ, क्या बोल रहे हो बाकी लोग? क्या बोल रहे हो? कितने आ रहा है? 8. 8 आ रहा है। तो कैलकुलेट हाँ करके राइट। 8 आएगा। और कौन एससी ने आंसर? और कौन? मैं বুঝতে दादा পারিনি ঠিক করে। दादा जब तक वहां पे मेंशन नहीं रहेगा टेम्परेचर प्रेशर तब तक हमें 1 नहीं लेना ना। तब तक हमको ये 1 नहीं देना है। ठीक है दादा। अच्छा, और कौन? हारिस ने बुझ दे। না বুঝতে পারিনি। अच्छा, तो प्रॉब्लम क्या बोला है कि अकॉर्डिंग टू मिनरलॉजिकल फेज रूल द नंबर ऑफ मिनरल्स दैट कैन कोएग्जिस्ट एट इक्विलिब्रियम इन 8 कंपोनेंट केमिकल सिस्टम विथ 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि नंबर ऑफ मिनरल कितना होगा? नंबर ऑफ मिनरल कितना होगा? नंबर ऑफ मिनरल कितना होगा? और क्या क्या पहले क्या पूछा है वो लिखो कॉपी में। क्या पूछा है? क्या पूछा है? नंबर ऑफ मिनरल जो इक्विलिब्रियम में कोएग्जिस्ट करता है। फिर लिखो नेट न्यूमेरिकल सॉल्व करने का फंडा क्या है। पहले न्यूमेरिकल सॉल्व ऐसे ही होता है कि क्वेश्चन के अंदर ही आंसर रहता है। तो पहले लिखो क्वेश्चन क्या है, छोटा करके लिखो कि नंबर ऑफ मिनरल्स यहाँ पे क्वेश्चन है। फिर लिखो कि क्या दिया गया है। दिया गया है कि 8 कंपोनेंट केमिकल सिस्टम, तो कंपोनेंट दिया गया है C इज इक्वल टू 8। फिर दिया गया क्या है? क्या दिया है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम F इज इक्वल टू 2। और कौन? হ্যাঁ শুনছি। तो अभी एक रॉक के अंदर जितने मिनरल होगा वो रॉक का नंबर ऑफ फेज होगा। ये समझ में आया क्या नहीं आया? হ্যাঁ হ্যাঁ ওটা বুঝতে পেরেছি। তাহলে কি বার করতে হবে আমাদের? हम लोगों को क्या निकालना है? हम लोगों को फेज निकालना है। तो अगर हम फॉर्मूला में बिठा दे F इज इक्वल टू C माइनस P प्लस 2, तो फॉर्मूला में अगर बिठा दे तो F की जगह हम लोग 2 बिठाएंगे, C की जगह बिठाएंगे 8 माइनस P प्लस 2। तो P कितना आ रहा है? दादा 8 आ रहा है। 8 आ रहा है। तो नंबर ऑफ मिनरल्स कितना होगा? 8। और कौन बुझे पारली? दादा 8 कंपोनेंट भी है तो दादा 8 कंपोनेंट का मतलब 8 कंपोनेंट का मतलब है 8 कंपोनेंट का मतलब है 8 केमिकल स्पीसीज वहां पे है। अच्छा। और कौन बुझे पारली ना? बुझे पारली ना? হ্যাঁ এখন বুঝতে পেরেছি। ठीक है। नेक्स्ट, ये वाला प्रॉब्लम बोलो क्या होगा आंसर? दादा ये होगा। ये तो आंसर तो आप ठीक मारे हैं। ठीक मरा हुआ है। दादा हॉर्न फेल। उससे समझ हाँ में आया दादा कि हॉर्न फेल। खुद से समझ आया? नहीं नहीं दादा खुद से समझ में आया। कॉन्टेक्ट मेटामॉर्फिज्म में हॉर्न फेल्स आता है क्योंकि उसमें जो है ना हाई टेम्परेचर होता है और लो प्रेशर होता है। लो प्रेशर होता है। सबको समझ में आया? हाँ, किसको समझ में नहीं आया? बोलो यार, सबको समझ में आ गया? हाँ. ठीक है चलो। फिर फिर ये तो आंसर ही करके दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट दिन से ये नहीं करेंगे। मैं, ये मेरा कॉपी है, मैं दूसरे से किसी के से लूंगा। দাদা একবার প্রথমে কোশ্চেনটা দেখাবে, ফার্স্ট যেটা করালে কোশ্চেনটা। हाँ, दादा आवाज नहीं आ रहा है।
हाँ ठीक है, मैं बोल रहा हूँ। अभी ये क्वेश्चन करो 57। क्या हुआ? दादा बनाया तो है लेकिन गलत है सही है पता नहीं। 1 आ रहा है मेरा दादा, 1 आ रहा है। सबका क्या आ रहा है, बाकी लोगों का बोलो। भैया मुझे समझ नहीं आ रहा है ठीक से। ठीक है, देखो क्या बोला है कि कंसीडर 4 मिनरल PQRS इन 3 कंपोनेंट केमिकल सिस्टम। तो तुम लोगों का C कितना है मिल गया, कंपोनेंट कितना है मिल गया, हाँ कि ना? इंटरनेट करो, अगर समझ नहीं आ रहा तो इंटरनेट करो, फिर ना वरना समझ नहीं आएगा ठीक से। हेलो হ্যাঁ আমার 1 এসছে আমিও করেছি। हेलो, किसको अरित्रा का प्रॉब्लम था ना? अरित्रा हाँ सर, कंपोनेंट 3 फिर। कंपोनेंट 3, कंपोनेंट है 3। अभी देखो ये PQRS जो है ये क्रॉस कटिंग रिलेशनशिप में है। अभी एक्स पॉइंट के लिए बोला है, एक्स पॉइंट के लिए बोला है। तो ये अगर क्रॉस कट कर रहा है मतलब यहाँ पे P भी को एग्जिस्ट करता है, R भी को एग्जिस्ट करता है, S भी को एग्जिस्ट करता है और Q भी को एग्जिस्ट करता है। तो चारों मिनरल ही यहाँ पे को एग्जिस्ट करता है ये एक्स पॉइंट पे। तो बताओ एक्स पॉइंट का नंबर ऑफ फेज कितना होगा, P कितना होगा? दादा 4 मिनरल 4 नहीं, अरित्रा फेज। बताएगी, अरित्रा बताएगी। सर 4 नहीं होगा कि 4 मिनरल्स है तो 4। हाँ तो 4 मिनरल्स तो 4 होगा ना। अभी फॉर्मूला को दिखाओ, तो तुमको फेज मिल गया 4, कंपोनेंट मिल गया 3। अरे फॉर्मूला में क्या है, फॉर्मूला है F इज इक्वल टू C माइनस P प्लस 2। तो C हो गया 3, P हो गया 4 और प्लस 2, मतलब कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? हाँ 1 आ रहा था, 1। ठीक है चलो, आज के लिए इतना ही रखते हैं, मेरे को खाना भी जाना है, खाने भी जाना है। सबको क्लास ठीक ठाक लगा, सबको समझ आया सब कुछ? हाँ सर। ठीक হ্যাঁ है হ্যাঁ हाँ दादा। ठीक है हाँ ठीक है दादा। ठीक है चलो। और किसी का भी कुछ डाउट होगा तो मेरे को पर्सनली टेक्स्ट कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। ठीक है दादा, थैंक यू। ठीक है, हाँ भैया ठीक है।